हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, उसका जो मॉडल सेट आया हुआ है किरण पब्लिकेशन का, ये बहुत पहले ही आया है मार्केट में। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे ख़रीद रखा है। और मैं जब रांची में रहता था तो मैं इसी बुक से बहुत सारे सेट को मैं अपने स्टूडेंट को करवा रखा हूँ पहले ही। तो मेरे पास जितने सारे स्टूडेंट थे, इंग्लिश पढ़ाता था मैं उनको। लेकिन एनटीपीसी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, ये बुक जैसे मार्केट में आई, उसके बाद सारे लोगों ने ख़रीद लिया और कहा कि सर कम से कम मैथ्स भी साथ साथ में करा दो। तो मैं पहले से इसको करा करके रखा हूँ। उन्हीं स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर मैं इन वीडियोस को आप लोगों के बीच ला रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना जल्दी मैं कर पाता हूँ आप लोगों के लिए। ये पूरे एनटीपीसी का जो किरण पब्लिकेशन का सेट है, मॉडल सेट, इसमें 45 सेट्स दिए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट को एकदम लेक्चर के थ्रू आप लोगों का कंप्लीट करा पाऊँ। अब ज़रा बात करते हैं कि पर्सनल गाइडेंस है क्या। तो देखिए, ये नंबर पे उन्हीं लोगों को मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, बिल्कुल कॉल नहीं करना है। उन्हीं को इसमें मैसेज करना है जिसको मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना है वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। मैं बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी पढ़ा रखा हूँ एसपी बख्शी बुक से और एमबी पब्लिकेशन से। एसपी बख्शी से 6 टॉपिक होते हैं पूरे के पूरे आपके, इसमें वोकैबुलरी जो दिया हुआ है 6 टॉपिक के अंदर मैं कवर करवा चुका हूँ। और सिर्फ मैं पढ़ाया नहीं, इसको याद कराने की भी जिम्मेवारी लेता हूँ इस पर्सनल गाइडेंस में। तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप है त्रिगीतम 4 AM क्लब, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। इस PDF को मैं वहाँ पे डाल दूँगा। अब ज़रा देख लो, ये जो फर्स्ट सेट है उसका ये 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखो। पहला क्वेश्चन है ये मैथ्स का। हम लोग मैथ ही देख रहे हैं अभी, GS और रीजनिंग नहीं देख रहे। वो सब आसान होता है, आप खुद से भी कर सकते हो। बस मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा। 2-3 मेथड से पढ़ेंगे हम लोग, जिसको भी देखेंगे जिसमें रिक्वायर्ड है उसको 2-3 मेथड से कराने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ही एक स्टूडेंट है जिसने मुझे PDF बना करके भेजा है। तो ज़रा देख लो 41 नंबर क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर। अब बात करते हैं कि ये 4 नंबर दिए हुए हैं, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसी कॉन्सेप्ट को चेक करता है आपसे एग्जाम में कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है या नहीं, क्योंकि ये क्लास 6 के मैथ्स में ही दिया हुआ है NCERT में। ज़रा देखो, आप इसको ऐसे समझना कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका डिजिट सम आ तो 1 होता है, आ तो 4 होता है, आ तो 7 होता है या फिर 9 होता है। अगर इसको नहीं याद कर पाते तो याद रखना कि अपना देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। ठीक है, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। और ये मैं सीक्वेंस में बताया, ये बिना सीक्वेंस का है, तो इसको याद रख लेना कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका डिजिट का जो सम होता है आ तो 1 होगा, आ तो 9 होगा, आ तो 4 होगा, आ तो 7 होगा। लेकिन इसका विपरीत सही नहीं है, मतलब इसका वैसे वर्सा जो कहते हैं वो करेक्ट नहीं है। क्या कहने का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस नंबर का सम 1 हो, 9 हो, 4 हो, 7 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। लेकिन दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम आ तो 1 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 7 होगा। दोनों बातों में अंतर है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ध्यान से समझना कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका डिजिट सम आ तो 1 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 4 होगा या 7 होगा। लेकिन इसका ठीक विपरीत सही नहीं है। विपरीत सही नहीं है का क्या मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जिस भी नंबर के डिजिट सम 1, 9, 4, 7 हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ज़रा बात करते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या दिया है, 12 दिया है, 12, 25। अब इसके डिजिट सम करो, 1 और 2 को सम करो, 3 हुआ, 3, 2, 5, 5, 5, 10। फिर इस 10 को जोड़ो तो 1 और 0 1 हुआ, 1 आ गया। मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है आपका 12, 25। फिर बी वाला ऑप्शन है 20, 25। इसको सम करो तो 2 और 0 2, 2 4 और 5 9, 9 आ गया। तो 1947 में 9 भी है आपका, तो ये भी क्या है, ये वाला गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन पूछा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन जो दिया है आपका 25, 25, ये आपका 25, 25 है। 5, 2, 7, 2, 5, 7 और इधर भी 7, 7, 7, 14, 14 को फिर से जोड़ो, 4, 1, 5। तो क्या 1947 में 5 है? नहीं है। तो ये जो 25, 25 गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यही इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। फोर्थ नंबर भी चेक कर लो। फोर्थ नंबर दिया है 42, 25, ये है आपका 42, 25।
अब ज़रा देख लो, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 को फिर से जोड़ेंगे 1 और 3 तो कितना हो गया 4, 4 है यहाँ पे 1947 में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 25 25 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जरा बातें करते हैं इसके उल्टा के बारे में। मान लिया जाए उल्टा कहने का क्या सेंस है, मान लिया जाए एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है 36 25, 36 25, ठीक है। इसको आप जोड़ोगे तो 6 3 कितना हुआ 9, 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हुआ 16, 16 को जोड़ते हो तो होता है आपका 7 फिर से। तो 1947 में है ये 7, लेकिन 36 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कहने का मतलब है, मान लिया जाए दो ऐसा ऑप्शन रहता जिसका मतलब चारों ऑप्शन ऐसा अगर मिल जाए आपको, चारों ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि इसका जो डिजिट सम है ये आपका 1479 है और फिर 1947 वाला है, वो आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे? उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? सबका फैक्टर निकालना पड़ेगा, सबका फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने का क्या मतलब है? जैसे कि अब एक करके मिटा करके बात करते हैं। अभी ये मैं बताया कि 36 25 को जोड़ेंगे 16 होगा, 16 को फिर जोड़ेंगे 7 होगा, लेकिन 7 आने के बावजूद भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से अगर चारों ऑप्शन आपका सबका डिजिट सम 1947 आ जाए तो आप क्या करते? तो आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब ज़रा देख लो, लेकिन यही कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आपसे एग्जाम में दिया जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके चारों ऑप्शन का सम 1947 में से सब मिल जाए। तो ज़रा बात करते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। 12 25, 12 25 है, कैसे है परफेक्ट स्क्वायर? तो इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसको 2 से करेंगे, कितना होगा 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे कितना हो गया पूरा देखो 2 1 कम 2, नहीं 2 से तो ये नहीं जाना है ना, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से जाएगा, 3 का कैसे चेक करते हैं? 2 1 3, 3 2 5, 5 10, 10 तो 3 से नहीं जाता, तो ये पूरा का पूरा 3 से नहीं जाना है। 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 से इसको काटो, कितना होता है 5 दूना 10, 2 और 5 का 20, 2 5 25, यहाँ आ गया। फिर से 5 से जा रहा है आपका 5 4 जा 20, फिर आपका 4 बचा, 4 and 5 मतलब 45, कितना से जाएगा 5 9 जा 45, फिर ये 7 × 7 से जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितना आया है आपका फैक्टर? ये वाले इसको कहते हैं फैक्टर, 5 × 5 × 7 × 7। तो बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 के पेयर को एक मानते हैं, 5 आ गया, और ये 2 साथ में से एक साथ लेंगे, 5 7 कितना हो गया 35, मतलब ये पूरा नंबर 1225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 35 का। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए वो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रैक्टिस के लिए हो सकता है किसी बुक में दे दिया है, वो अलग की बात है, लेकिन ये सिर्फ आपसे चेक करना चाहता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम 1 होगा, 9 होगा, 4 होगा या फिर 7 होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसका सम इतना आए, इसमें से कोई भी एक आए, वो आपका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। दोनों में फ़र्क है, दोनों बातों में। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लिए, फटाफट चेक कर लोगे। देखो जैसे एग्जाम में क्या करोगे, इसको चेक करो, 2 1 3 2 5, 5 5 10, फिर जोड़ेंगे 1 हुआ, 1 है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 4 और 5 7, 7 भी है तो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर इसको चेक करो, 4 2 6, 6 2 8 और 5 13, 13 को फिर से जोड़ेंगे 4, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसमें से आता है 4। 5 2 7 और 7 14, 14 को फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो 5 नहीं है 1947 में से, तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तो कितना कम टाइम में आप बना पाते हो। अब ज़रा देखो 42 नंबर क्या कह रहा है आपका, ये तो यार सबसे बन जाएगा आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ। नहीं बनता है तो जरा मैं बता देता हूँ। पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं इसमें, है ना, बोर्ड मास का नियम लगता है, और इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन आपका यहाँ है, इसको करोगे तो इसमें माइनस है, फिर डिवीजन है, पहले डिवीजन को करेंगे क्योंकि इसमें डिवीजन आता है, उसके बाद ऑफ कहलाता है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सबसे पहले डिवीजन आता है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पे 4 होगा आपका, फिर 16 - 4 है, फिर ब्रैकेट अभी तक नहीं हटा है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर में पूरा कैलकुलेट करो। 16 में 4 गया तो कितना बचा 12, तो याद रखना यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 60 डिवीजन 5 बचा, इंटू में आपका 12 बचा ये वाला, फिर आपका डिवीज़न 3। अब ज़रा देख लो, अब क्या करेंगे, डिवीज़न को कैलकुलेट करते हैं पहले बोर्ड मास में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। 2 जगह है यहाँ पे क्या आपका
दो जगह यहाँ पे डिवीज़न है, तो इसको करो, कितना हो गया, ये 12 हो गया, 12 25 60, फिर इंटू 4 तिया 12, 12 चौका कितना हो गया 48। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब ज़रा देखो 43 नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व इक्वेशन। ये इक्वेशन को सॉल्व क्या करना है भाई, जोड़ना ही तो है। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ो सबको। 1 4 5 5 7 5 12, 12 का 2 लास्ट में 2 ही आएगा, आपका हाथ में 1 बचा है। 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 5 8, 8 8 16, 16 के कितना हो गया 6, फिर कितना बच गया 1, 3 1 4 6 10, 10 9 19, 10 9 19, और 2 डिजिट के बाद आपका क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ लगना है, तो 19.62, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, और जहाँ कॉन्सेप्ट ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है सब कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब जरा देख लो, ये पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो ज़रा देखो यहाँ है 4/5 -2/3, यही पूछा है। डिफरेंस का मतलब क्या, माइनस, तो इस चीज़ को पूछा है, तो इसको कैलकुलेट करना है, तो कोई बच्चा भी निकाल देगा। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 होगा, यहाँ पे 5 तिया 15 और 3 चौका 12, माइनस है 3 पचे 15 और 5 दूना 10, तो कितना हो गया 2/15 आंसर। ये सब आप लोग भी कर पाओगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात है नहीं। तो 2/15 यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। ये ज़रा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ। देखो 45 नंबर कह रहा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 1400, मतलब 1400 रुपया क्या है आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है, फॉर 2 ईयर्स, तो टाइम का वैल्यू दे दिया है 2 ईयर्स, ठीक है। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है कि CI निकालना है आपको। रेट दे दिया है 10% पर एनम, रेट जो दिया है आर का वैल्यू वो 10% दिया है। अब इसको हम लोग जितने मेथड होते हैं सबको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन आसान होता है। अगर आपको सारे मेथड आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको फार्मूला से हम लोग कभी नहीं करेंगे, वो बचपन वाली बातें नहीं करेंगे। अब ज़रा बात करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, 10% दिया है, टाइम कितना दिया है 2 साल, 10% दिया है, तो इसका निकालते हैं दोनों साल का एक इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेट निकालते हैं। ये 1 साल का दिया है, पर ईयर का दिया है 10%, लेकिन 2 साल का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो एक ही बार में आपका निकल जाएगा। जैसे क्या, कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट निकालने का एक फार्मूला होता है एक्स, अभी ध्यान से समझना, अभी बहुत सारा मेथड अभी इसमें बताना बाकी है और सिखाना बाकी है कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। ज़रा देख लो, x + y + xy/100 करके निकालते हैं। 2 साल का दिया है, तो फर्स्ट ईयर का भी आपका 10% है, y का भी वैल्यू यहाँ दूसरे साल के लिए भी क्या है 10% है, तो 10 10 20, और यहाँ पे कितना 10 × 10 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 10 10 20 और 21, मतलब 10% का अगर 2 साल के लिए निकालेंगे तो 21% हो गया। अगर इस तरीके से आप निकाल पाते हो तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1400 दिया है आपका। 1400 का डायरेक्टली आप 21% निकाल देते तो इसका क्या निकल जाता, इंटरेस्ट निकल जाता। देखो इसको काट दिए, 100 से 100 कट गया, 14 × 21 बचा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ज़रा देखो, 14 दूना 28, मतलब 280, और 14 एकम 14, कितना हो गया 80, और 14 94, मतलब 294 रुपया। तो ये इसका क्या हो गया, CI निकल गया, एक ही बार में निकल गया, अगर आपको 21% आता तो। लेकिन ये मेथड बहुत बार काम नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देता, 21% की जगह 12% दे देता, 21% की जगह पर कुछ 16% 17% दे देता, तो मुश्किल हो जाता है ये। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको आप सीखा करो। अगर ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है तो डायरेक्टली जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं उसका मैं लिस्ट दे देता हूँ, आप लोग याद कर लेना। जैसे इसको कैसे याद रखना है, देखो 5% का 2 बार, 5% का 2 बार अगर पूछा, 2 बार कहने का मतलब 2 ईयर है। ईयर में इसलिए नहीं बोलता कई बार, क्योंकि बाद में आप समझोगे कि क्यों नहीं कहता। तो 5% का अगर 2 बार पूछ दे, 2 बार अगर निकालना हो, देख लो फिर से लिख देता हूँ, 5% का 2 बार आप डायरेक्टली याद रखना कि इसका फॉर्मूला होता है 10.25%, याद रखोगे। फिर 5% का 4 बार पूछा जाता है, 3 बार अक्सर एग्जाम में नहीं देखा गया है,
3 बार का पूछे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करना। तो 5% अगर रेट दे दिया रहता तो एक ही बार में इक्विवेलेंट कितना निकल जाता, 21.55%। इसको भी आप याद रखना। फिर 10% का याद रख लो, मैक्सिमम 10% का ही पूछा जाता है कि 10% का 2 बार अगर है तो आपको याद रखना है 21%। जैसे अभी 21% निकाले थे, एक ही बार में अगर आपको याद रहता है 21%, तो क्वेश्चन देखते 14% का 21%, अच्छा 100 कट गया, 14 इंटू 21 294, ऐसे करके निकाल देते आप। फिर आपका 10% का 3 बार भी याद रख लेना, ये होता है 33.1%। ये लिख लेना आप लोग, याद करने की कोशिश भी करना। 4 बार अगर रहे, 4 साल के लिए अगर रहता तो आपको याद रखना है एक ही बार में 46.41%। और ये जो 10% का 4 बार है वही होता है 21% का 2 बार। 21% का 2 बार सेम चीज़ होता है। अगर 21% पूछ देता 2 साल के लिए तो एक ही बार में 46.41% निकाल दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। फिर अब याद रखो 20% का। 20% का आपको 2 बार याद रखना है, 2 बार मतलब 2 ईयर के लिए, उसका वैल्यू होता है 44%। फिर आपका 20% का ही 3 बार याद रख लो, 3 बार का होता है 72.8%। फिर बस इतना ही याद रखो। एक 25 का याद रख लो, 25% का आप याद रख सकते हो 2 बार। 25% का 2 बार होता है 56.25%। ये याद रख पाओगे? ये इतना आप लिख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है इतना। अगर ये मेथड आप नहीं यूज़ करना चाहते, मान लिया जाए कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ दे दे 17%, 27%, इस तरीके से, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए एक होता है रेशियो मेथड। 3 मेथड बताऊंगा, अभी ज़रा ध्यान से समझना, लास्ट में बताऊंगा सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर रेट पूछा है कितना, 10%, तो 10% को हम लोग 10/100 लिख सकते हैं, यानी 1/10 लिख सकते हैं। और हमेशा आज के बाद याद रखना, मैं हर एक चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जो भी नीचे रहता है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी रहता है, ये हर में जो भी रहता है नीचे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस में ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है आपका? ओरिजिनल वैल्यू आपका वहाँ पर होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होता, कॉस्ट प्राइस। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे सीआई और एसआई में मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल होता है, उसका नाम ही है मूलधन, ओरिजिनल वैल्यू। बात समझ रहे हो? तो नीचे वाला आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, इस चीज़ को भूलना नहीं। जो भी चीज़ कैलकुलेट करना बोला है तो वो ऊपर वाला वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है। 10 पे 1 रुपया इंटरेस्ट है, 10 रुपया आपका मूलधन है, आप 10 रुपया इन्वेस्ट किए हो, 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। तो ये होता है इसका। अब इसको रेशियो मेथड में कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पे लिख लो प्रिंसिपल, ये है आपका प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिख लो अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं किस में? इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल आपका कितना बताया? 10%। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका कितना है? 10 रुपया है। अभी समझना बात को, 10 रुपया है अभी प्रिंसिपल पहला साल के लिए। और अमाउंट कितना है? ये प्रिंसिपल ऊपर वाले को जोड़ दोगे, प्रिंसिपल में 10 में से अगर आप 1 जोड़ देते हो, ये 1 को, तो ही अमाउंट आपको पूरा अमाउंट मिल जाता है। इंटरेस्ट को जोड़ देते हो प्रिंसिपल में, तो 10 में 1 जोड़े तो कितना हो गया? 11 रुपया हो गया अमाउंट। दूसरे साल के लिए भी आपका 10 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है। और फिर से 1 रुपया जोड़ देते हो तो 11 रुपया फिर से क्या आ जाता है आपका? 11 रुपया फिर से आपका अमाउंट आ जाता है। टोटल प्रिंसिपल यहाँ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल को, दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है? 10 × 10 100, और 11 × 11 कितना होता है? 121। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा। तो ये प्रिंसिपल आपका 100 रुपया आ गया और टोटल अमाउंट आपका 121 आ गया। बात को जरा समझो। तो यहाँ पर 100 रुपया आप लगाए थे, 121 रुपया टोटल मिला, तो आपको ब्याज कितना मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? तो आपको 21 रुपया मिला। बात समझ रहे हो? लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं 100 रुपया प्रिंसिपल नहीं है, 1400 रुपया है। कितना है? 1400 रुपया। तो देखो 100 से कितना मल्टीप्लाई किए, जो 1400 आ गया, 14 बार मल्टीप्लाई किए, तो फिर ब्याज में भी आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 21 में आप 14 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 294 रुपया क्या निकल गया? 294 रुपया आपका इंटरेस्ट निकल गया। बात को समझे कि नहीं समझे? तो ये दूसरा मेथड है आपका, क्या? रेशियो मेथड इसको बोलते हैं। थर्ड मेथड जो है वो परसेंट में कुछ भी दे दे। मान लिया जाए यही 10% की जगह पे आपका 25.25% दे देता, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है आपको। रेशियो मेथड भी मुश्किल पड़ जाता है। कौन सा मुश्किल नहीं पड़ेगा ये ज़रा ध्यान में रखना। तो इस मेथड को बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। थर्ड मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ ज़रूर याद रखो, क्योंकि वो सबसे बेहतर मेथड माना जाता है। यहाँ पे क्या करना है,
2 ईयर का जब भी क्वेश्चन में दिया रहे तो 2 ईयर का एक रेशियो याद रखना, 2:1 याद रख पाओगे। 3 ईयर के लिए जब भी पूछे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पे 3:3:1 का रेशियो याद रखना। 4 ईयर के लिए अगर पूछे, 5 साल के लिए नहीं पूछा जाता है इन जनरल, बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए 4:6:4:1 मतलब 46:41, A33:1, A21, यहाँ पे 21 है लास्ट में, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 41 है। बस आपको याद रखना है 2, 3, 46, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये जरा देखो। प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 1400 रुपया दिया है क्वेश्चन में, ये आपका 1400 रुपया दिया है। तो यहाँ पर रेशियो को लिख लो, 2 साल के लिए बोला था तो 2 साल के लिए यहाँ पे 2:1 लिख लो, 2:1 लिख लिए। 1400 का रेट बोला था 10%, तो इसका 10% निकालेंगे 1400 का तो कितना होगा, इसका 140 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा 140। तो 140 आप पहले साल वाले रेशियो के ऊपर लिख दो 140, ये 2 के ऊपर लिख रहा हूँ 140। फिर 10% आपको दूसरे साल के लिए भी निकालना है, तो इस 140 का 10% निकालो, तो सिंपल सी बात है 14 निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ज़रा देखो यहाँ पे 14 लिख दिए, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो 140 को 2 से अगर मल्टीप्लाई किया कितना होगा, 14 दूना 28 मतलब 280। फिर ऐड करना है इस वैल्यू को, 14 एकम कितना 14, तो 280 को 14 में जोड़ोगे तो 200 कितना होगा 94 रुपया। जिसको समझ में आया है मेथड वो अच्छी बात है, बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये सिर्फ पेपर पे 2:1 लिखना है, कितनों भी भारी भरकम सा क्वेश्चन दे दे आप ऐसे करना। 1400 का एक बार निकालोगे, जितना भी परसेंटेज बोला है 140 होगा, फिर 140 का निकाल दोगे और यहाँ पे लिखोगे दूसरे रेशियो के ऊपर, दोनों को मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे ऐड कर दोगे, आंसर आपका निकल जाएगा। चाहे कितनों ही कॉम्प्लिकेटेड आपका रेट दे दे, आप इस मेथड से अच्छे से कर पाओगे। नहीं सीखे हो अगर तो वीडियो को बार बार देखना और बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इस मॉडल सेट में आपका रिवाइज होने वाला है ये मेथड, क्योंकि मैं अक्सर इसी मेथड का यूज़ करूँगा। कोशिश करूँगा तीनों मेथड बताने का, आपका और थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन सीखने आपको तीनों मेथड हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। एग्ज़ाम में देख करके ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। और इतने बार रिवाइज हो जाएंगे ये मेथड कि आपको सारे मेथड आना स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, इसके पीछे का मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि अगर 2 व्यक्ति का पार्टनरशिप है किसी बिजनेस में, तो उसका जो प्रॉफिट होता है, ध्यान देना, उसका जो प्रॉफिट होता है वो I/T के रेशियो में डिवाइड होता है। मैं क्या बोला, ज़रा फिर से समझना। 2 व्यक्ति या फिर ज़्यादा भी व्यक्ति हों तो उसके जो प्रॉफिट होता है, मतलब साल के आखिरी में जो प्रॉफिट होता है वो IT के रेशियो में उसका प्रॉफिट बंटता है। रेशियो में बोल रहा हूँ, रेशियो, बार बार फोकस करना। तो IT का मतलब है कितना वो इन्वेस्ट किया और वो कितना टाइम के लिए उस पार्टनरशिप में रहा, मतलब कितना रुपया वो इन्वेस्ट किया I से, और T4 कितना टाइम के लिए वो उस पार्टनरशिप में रहा। तो इसी रेशियो में क्या बढ़ते हैं, उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट था आपका, इससे रिलेटेड आप समझ पाओगे। यहाँ दिया रवि एंड रेशमी इन्वेस्टेड ₹150 एंड 200 रुपया रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। एक बिजनेस में रवि और रेशमी दोनों क्या करते हैं, रवि 150 रुपया इन्वेस्ट करता है और रेशमी करती हैं 200 रुपया। बट रवि विथड्रॉ हिज मनी आफ्टर ए फ्यू मंथ्स। कह रहा है कि रवि जो है वो कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस क्या कर लिया, अपना पैसा वो निकाल लिया बिजनेस से। इफ़ एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स प्रॉफिट वॉज शेयर बिटवीन रवि एंड रेशमी इन द रेशियो यहाँ पर प्रॉफिट का दोनों का दे रखा है 1:2, और कब, 12 महीने के बाद। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रवि टेक आउट हिज मनी। कितने महीने के बाद वो पैसे निकाल लिया था, तो कितने महीनों के बाद निकाला था, जितने महीने वो बिजनेस में रहा, बात समझ रहे हो, उसके बाद वो क्या किया, अपने पैसे विथड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर देखना, ये है रवि और ये है रेशमी, ठीक। इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो हमें देखना है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, I/T, कितने
इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए रहा। तो रवि जो है वो कितना इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर 150 रुपया इन्वेस्ट किया था, राइट, 150 रुपया। और कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट किया था, तो वही तो ज्ञात करना है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो नहीं पता तो इसको एक्स मान लो। फिर रेशियो बोला था मैं कि प्रॉफिट का रेशियो आई इंटू टी में डिवाइड होता है। तो देखो आई इंटू टी निकाल लिया रवि का, अब रेशमी का निकालो। तो रेशमी का कितना है, वो 200 रुपया इन्वेस्ट करती हैं, ठीक। कितने महीनों के लिए, तो वो पूरे 12 महीने के लिए वो क्या करती है, बिजनेस में रहती है। तो यहाँ पर लिख दिया। अब उसका रेशियो का जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1:2 रेशियो में इसका प्रॉफिट बटा है। तो 1:2 का मतलब क्या, 1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और कितने महीनों के बाद वो निकाल लिया था, फिर कितने महीने के लिए रवि उस बिजनेस में था, उसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू। तो देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 3 5 जा एंड 4 5 जा कट गया, 3 4 जा 12। ये देखो 4 4 जा 16 होता है, और इस 16 को यहाँ पर डिवीजन में इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 × 16 हो जाएगा, और 2 से यहाँ ये कट जाएगा, 8 महीने। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, x का वैल्यू 8 महीने। मतलब रवि जो था वो कितने महीने के बाद निकाल लिया था अपना पैसा, तो 8 महीने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कितने महीने के लिए बिजनेस में था, तो 8 महीने के लिए था, करेक्ट। अब मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे अच्छे तरीके से। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड हो जाता है आंसर। अब जरा देखो 47 नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 18 27 एंड अदर नंबर इज 30, व्हाट इज द थर्ड नंबर। कह रहा है एवरेज दे दिया है 3 नंबर का 30 एवरेज। तो पूछा कि तीसरा नंबर क्या था, तो कुछ नहीं है। एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो 18, यहाँ पे 18 है, और फिर 27 को जोड़ो, फिर थर्ड नंबर नहीं पता उसी को निकालना है, x लिखो, और एवरेज निकालना है 3 नंबर के बीच, तो 3 से डिवाइड करते हैं और एवरेज निकल जाता है। लेकिन यहाँ एवरेज का वैल्यू दिया है कितना, 30, तो x का वैल्यू निकल नहीं जाएगा आपसे। देखो 30 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 90 होगा, और 18 और 27 को जोड़ोगे कितना होगा, इसको जोड़ने पे तो यहाँ देख लो 18 और 27 इन दोनों को जोड़ो कितना आता है आपका, तो 45 आता है। 7 8 कितना 15, और यहाँ पे 2 2 4 45 प्लस x हो गया, और इधर 30 या 90, x का वैल्यू आपको निकालना था। तो 90 में क्या, ये प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा तो कितना होगा, 90 माइनस 45, लास्ट में कितना बचा, 45। तो इसका आंसर 45, मतलब थर्ड नंबर आपका 45 था। ये ईजी सा क्वेश्चन था। लास्ट में अगर मैं देखूंगा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो लास्ट में प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको मैं कराने की कोशिश करूँगा। ज़रा देख लो, यहाँ पर 48 नंबर है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो देखो ये भी बोर्ड मास का नियम है, समझो एक तरह से। कौन से ब्रैकेट को पहले हटाते हैं, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हटाते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि कौन से ब्रैकेट को हटाते हैं। तो यहाँ एक बार मैं पूरा क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। देखो b है, b माइनस a बड़ी ब्रैकेट है, b माइनस a प्लस b माइनस यहाँ पर b है माइनस b माइनस a माइनस b, माइनस है, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर प्लस 2a है और बड़ी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट को पहले हटाओ, पहले छोटी ब्रैकेट के हटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो ये b लास्ट में जो है यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको एक कट जाएगा मतलब 0 बचेगा, है ना। एक आम में दूसरा आम चला गया तो 0 हो गया। अब जरा देखो छोटी ब्रैकेट को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करो, यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ। देखो अब देखो ये छोटी ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हो, ये वाला छोटी ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हो, यहाँ माइनस a है अंदर में, लेकिन ब्रैकेट के बाहर आपको यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। बात समझ रहे हो। अब जरा देखो कैसे क्या होगा, इसको फिर से लिखता हूँ, b माइनस बड़ी ब्रैकेट b माइनस a प्लस b छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर है माइनस और करली ब्रैकेट है यहाँ पे b है और ये माइनस माइनस प्लस बोला था तो b प्लस a बच गया अंदर में, और बड़ी ब्रैकेट है, अभी तक करली ब्रैकेट ही है, प्लस 2a यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर बड़ी ब्रैकेट ये वाला। अब एक एक करके हटाओ, फिर यहाँ से क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर यहाँ b बचा माइनस b,
अब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पे माइनस ए होगा और माइनस बी, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, और फिर यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो माइनस होगा। अब इससे इसको भी हटा दो, ठीक है। अब इससे हटाते हो तो क्या बचता है आपका, देखो ये बी से बी यहाँ भी चला जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लो और यहाँ पे माइनस होगा, ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट हटाते हो तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ए, और ये प्लस 2a पहले से बचा हुआ था तो प्लस 2a लिख दो। अब क्या ये b से b यहाँ चला गया था और फिर कुछ बच रहा है, चलो b यहाँ लिखो, अंदर का पहले सॉल्व करो। यहाँ माइनस a बचा, फिर यहाँ माइनस b है, फिर यहाँ माइनस a है। अच्छा माइनस a और माइनस a क्या होगा माइनस 2a, तो यहाँ माइनस 2a एक ही बार लिख देता हूँ। फिर ये माइनस b है लिख दिया हूँ, प्लस 2a, तो ज़रा देखो ये माइनस 2a प्लस 2a से कट गया, लास्ट में क्या बचा माइनस b है ब्रैकेट के अंदर, तो b माइनस है यहाँ पे और अंदर में आपका माइनस b बचा है, तो क्या होगा b माइनस माइनस प्लस प्लस b, कितना आंसर हो गया 2b, आंसर इसका 2b हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ योर ट्रायंगल इज 40 डिग्री लेस दैन द लार्जेस्ट एंगल। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ योर ट्रायंगल इज 40 डिग्री लेस दैन द लार्जेस्ट एंगल, इफ़ द लार्जेस्ट एंगल इज 80 डिग्री देन फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहली बात इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझो। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है आपका कि तीनों एंगल का, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, हर किसी को पता है, ठीक है। पूछ रहा है कि ये थर्ड एंगल पूछ रहा है, तो थर्ड एंगल नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ x है, ठीक। और सबसे बड़ा एंगल जो दूसरा एंगल दिया है वो क्या दिया है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिख दिया, फिर प्लस करेंगे क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। और बोल रहा है कि जो सबसे छोटा एंगल है वो सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा यहाँ 80 दिया है, उससे कितना कम है 40 डिग्री कम है, तो 40 डिग्री कम है सबसे बड़ा में, तो सबसे बड़ा 80 है, 80 में 40 कम कितना बचा 40 डिग्री, बात समझ रहे हो। तो ये हो गया, ये स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट और मिडल वाला जो भी एंगल है ये इतना, तीनों को जोड़ेंगे 180 होगा। अब x का वैल्यू निकाल दो, 8 4 12 120, 120 यहाँ पे माइनस कर दो, 180 में कितना बच गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका थर्ड एंगल आपका आंसर हो जाता है, ठीक। आसान आसान क्वेश्चन है, अभी देख लो। ये क्या बोल रहा है आपको, इसका वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे अपने नोटबुक में लिख लोगे जितना भी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का होता है, उसी तरीके से कॉस का और टेन का लिख करके आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इससे एक एग्जाम में तो पूछेंगे क्वेश्चन। तो टेन 45 का डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, आप अपने नोटबुक में इंटरनेट से या फिर कोई भी बुक हो ट्रिगोनोमेट्रिक का चैप्टर हो उसमें अगर, तो उससे आप वैल्यू को लिख लेना। नहीं पता कि कैसे सर्च करेंगे इंटरनेट पर, तो सीधा लिखना कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ऐसे करके लिखना, वो आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो tan 45 का वैल्यू आपका 1 होता है। अगर tan का नहीं याद रखना है, सिर्फ साइन और कॉस का याद रखना है तो भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपका होता है tan थीटा। अगर tan का वैल्यू याद नहीं रखना है तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। साइन बाय कॉस में बताया tan, तो साइन मान लो कि tan 45 का नहीं आता है, तो अगर साइन और कॉस का याद किया तो साइन का होता है क्या 1/√2, और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस का, कॉस 45 का, तो कॉस 45 का भी क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो tan का वैल्यू आपका tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 प्लस 1/√2, इसी का वैल्यू आपको क्या करना है सॉल्व करना है इसको। तो √2 नीचे आ गया, यहाँ पे √2 हो जाएगा प्लस 1, ये बच्चों वाला चीज़ है। फिर कैसे इसको ये करोगे शायद यही है क्या आंसर में, जी हाँ यही वाला आंसर आपका तीसरा दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट को ही मान लेते हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, ठीक। तो फर्स्ट को हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है ए, ठीक है, 3 टाइम्स द सेकेंड, 3 टाइम्स द सेकेंड, कंसेक्यूटिव नंबर बोला है यहाँ पे, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, तो मान लो कि हम 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं
लगातार नंबर। तो देखो पहला से ये एक ज़्यादा है और फिर दूसरा से ये भी एक ज़्यादा है, मतलब एक का अंतर है। तो अगर आप पहला ए माने हो तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, a+1 होगा ना। फिर बोला है एंड 4 टाइम्स द थर्ड टुगेदर 191, मतलब तीनों को ऐड करके 191 आ रहा है। तो थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, 3 नंबर का कंजिक्यूटिव बोला था, एक इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा होगा थर्ड नंबर, तो a+2 होगा, एक इसमें अगर जोड़ोगे तो तीनों नंबर मुझे पता चल गया है कि कौन क्या है। तो अब ज़रा बोलो ये तीनों को ऐड करने के बाद आपसे क्या पूछा है, ज़रा देखो। अब मैं थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ठीक है, मिटा रहा हूँ। देखो तीनों को ऐड करने नहीं बोला है, बोला है कि फर्स्ट नंबर जो भी आप माने हो, फर्स्ट नंबर जो भी माने हो उसका ट्वाइस लेना है। तो फर्स्ट नंबर हम क्या माने थे, ए, तो इसका ट्वाइस का मतलब 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर जोड़ना है, फिर बोल रहा है कि 3 टाइम्स द सेकेंड, तो सेकेंड कितना आया था, a+1 माने थे, इसका बोला है 3 टाइम्स लेने, 3 यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स। फिर बोला है कि थर्ड नंबर जो है उसका क्या लेना है, 4 टाइम्स लेना है, तो 4 टाइम्स थर्ड नंबर कितना था, a+2 था, करेक्ट। और इन तीनों को सम करते हैं, टुगेदर करते हैं एक साथ, तो इसका वैल्यू 191 आता है। तो इसमें पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि तीनों कंजिक्यूटिव नंबर को आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक। अब ज़रा देखो, याद है ना कि फर्स्ट नंबर ए माने थे, दूसरा नंबर a+1 हो जाएगा, तीसरा नंबर a+2 हो जाएगा। तो इन तीनों का वैल्यू आपको निकालना है। अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट को तोड़ो, तो यहाँ पे 2a आ गया प्लस 3a प्लस फिर 3 एकम 3 हो गया, हाँ, फिर आपका 4a हो गया प्लस 4 दूना 8 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे 191 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हो, a कितना है, 3a 2a 5a और 4 9a हो गया, 9a, और यहाँ पे 8 और 3 11 हो गया, प्लस 11 = 191। 9a का वैल्यू कितना हो गया, ये 11 उधर माइनस में जाएगा तो 191 में 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 180, और ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18 मतलब 20। a का वैल्यू कितना आया, 20। तो तीनों नंबर का वैल्यू बता दो। तो तीनों नंबर का वैल्यू कैसे बताओगे, a माने थे फर्स्ट नंबर, तो ये खुद हो गया फर्स्ट नंबर 20 हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या होगा, कंजिक्यूटिव बोला है तो 21 होगा, और फिर तीसरा क्या होगा, 22 हो जाएगा। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, तो 20 21 22 इसका क्या होगा आंसर। तो 20 21 22 कौन सा है इन चारों में से, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है, तो थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जरा देखो 52 बोला है, क्या बोला है, एक ऑफिस में देयर आर 108 टेबल्स, 108 टेबल है, 132 चेयर्स है, ठीक। अब यहाँ पे बोला क्या है कि इफ़ 1/6 ऑफ द टेबल्स एंड 1/4 ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन, हाउ मैनी पीपल कैन वर्क इन द ऑफिस इफ़ ईच पर्सन रिक्वायर्स 1 टेबल एंड 1 चेयर। थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। बोला है कि कितने लोग काम करेंगे, इतना जब टूट गया 1/6 टेबल और 1/4 जितना टोटल चेयर था उसका टूट गया है, तो कितना बचा होगा, पहले बचा हुआ निकाल लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग काम कर पाएंगे उस ऑफिस में। और सबको क्या चाहिए, 1 टेबल और 1 चेयर चाहिए काम करने के लिए, ठीक। अब ज़रा देखते जाओ बचा कितना है, ये ज़रा देखो, रिमेनिंग मैं लिख रहा हूँ टेबल, रिमेनिंग टेबल आपका कितना हो जाएगा, टोटल टेबल कितना है, टोटल टेबल आपका 108 है, यहाँ पे दिया हुआ 108 है, और बोला है कि 108 का 1/6 पार्ट क्या हो गया, टूट गया है, तो बचा कितना है 5/6। कैसे निकालते हैं अगर नहीं पता आपको तो यहाँ पे देख लो, टोटल 1 माना जाता है, उसमें से 1/6 टूट गया है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 6, और यहाँ पे 6 में 1 गया तो 5/6, इस तरीके से निकाला जाता है इसको। तो ध्यान रखना, अगर नहीं पता कि कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग टेबल, 1/6 क्या हुआ है, टूट गया है, तो टोटल का 1/6 टूटा है, तो बचा कितना है 5/6। नहीं पता तो ये जो डिनोमिनेटर है ओरिजिनल वैल्यू, उसमें से ऊपर वाले को घटा दोगे, वही चीज़ बचा हुआ चीज़ रहता है। तो 108 का 5/6 पार्ट आपका बचा हुआ है, इसको काटोगे कितना होगा, 6 कम 6 और 4 6 चौका 24,
8 से है ना, 18 छक 78 से, ठीक है 18 हो गया ये, तो टोटल 18 25 90, 90 आपका क्या हुआ है, रिमेनिंग टेबल बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेनिंग चेयर इसी तरीके से निकाल लो। तो रिमेनिंग चेयर, टोटल चेयर कितना था 132, उसका 1/4 टूट गया है, बचा कितना होगा, ऊपर वाले को घटा दोगे नीचे वाले में से, तो 3/4 यहाँ पे बचा हुआ है, इसको काट दो तो 4 3 जा 12, तो 3 बचा यहाँ पे और फिर 12 33 को 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 99, तो 99 क्या बचे हैं, चेयर बचे हैं, और 90 आपका क्या बचा है, टेबल बचा है। अब ऑफिस में कितने लोग काम कर सकते हैं, जब 90 टेबल बचा है, 99 आपका चेयर बचा है, सबको एक एक टेबल एक एक चेयर चाहिए काम करने के लिए, तो कितने लोग काम करेंगे, 99 या 90, जाहिर सी बात है कि 90 का पेयर बनेगा, 90 टेबल और 90 चेयर। बाकी चेयर जो एक्स्ट्रा 9 बच जाते हैं उसका तो कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि काम करने के लिए एक टेबल और एक चेयर चाहिए एक व्यक्ति को, तो इसलिए आंसर क्या होगा, इन दोनों में से मिनिमम, तो कौन है मिनिमम, 90, तो 90 लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, तो 90% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं 53 के बारे में, जरा देख लो क्या कह रहा है ये। यहाँ पे कह रहा है ए बी वर असाइंड टू, देखो यहाँ पे सी का भी जिक्र किया है बीच में, देखो तो यहाँ 3 व्यक्ति है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, 3 व्यक्ति हैं, ए बी एंड सी वर असाइंड टू डू अ जॉब फॉर एन अमाउंट ऑफ 1200 रुपया। 1200 रुपये उन लोगों का निर्धारित किया गया कि तीनों व्यक्तियों को कमाना है। ठीक, ए जो है अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, और ए दोनों, ए और बी तीनों मिल करके सी के साथ, मतलब ए और बी सी के साथ मिल करके 5 दिन में ही काम को निपटा सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि शेयर कितना होगा सी, कि सी कितना पैसा कमाएगा, 1200 रुपये में उसको सी का कितना शेयरिंग होगा। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बता देता हूँ कि जितने भी काम करने वाले में जितना भी टोटल अमाउंट होता है, तो अमाउंट का जो शेयरिंग होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। किसके रेशियो में, एफिशिएंसी। जिसको नहीं पता एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। 5 वर्क पर डे या 5 चेयर पर डे बनाता है, 5 दीवार को एक दिन में पेंट करता है, तो इस तरीके का जो रेट होता है, पर डे का रेट होता है काम करने का, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं ये ज़रा देख लो। तो जितना भी अमाउंट होगा हर एक व्यक्ति का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उतना ही अमाउंट वो तीनों को मिलेगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में, तो यहाँ डे लिख लेना। बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, 12 डे में, यहाँ पे दिया हुआ है। और तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कितने दिन में काम कर सकते हैं, ये तीनों मिल करके आपका यहाँ पे 5 डे, तो 5 डे में काम कर सकते हैं। तो यहाँ मेथड होता है कि तीनों का क्या निकाला जाता है, तीनों का टोटल वर्क निकाला जाता है कि टोटल काम कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है, इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है। तो 5, 12 और 15 का अगर एलसीएम लेते हो तो 60 आता है। निकाल कर के देख लेना आप लोग, 60 वर्क, तो ये 60 वर्क है। और एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि वर्क पर डे होना चाहिए यूनिट। तो वर्क पर डे कैसे आएगा, जब इस टोटल वर्क में इन डे को डिवाइड करोगे तभी आएगा। तो 15 को डिवाइड करते हो 60 में, तो 15 चौका 60, 4 किसका एफिशिएंसी आ गया, ए का। ठीक है, इसी तरीके से 12 को डिवाइड करोगे टोटल वर्क में, तो क्या हो जाएगा 12 25 60, मतलब 5 वर्क पर डे, तो 5 किसका एफिशिएंसी हो गया, बी का। और ये तीनों का मिल करके जो एफिशिएंसी है वो कितना होगा, 5 को आपको डिवाइड करना होगा 60 में, तो कितना होगा 12 25 60, मतलब 12 वर्क पर डे तीनों मिल करके काम करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी है आपका 12। बात समझ रहे हो, तीनों का एफिशिएंसी है 12, लेकिन पूछा किसका है, सी कितना अर्न करेगा। तो सी का तो एफिशिएंसी नहीं पता, ए का तो पता चल गया है, बी का यहाँ पता चल गया है, लेकिन तीनों का मिल के है 12, तो सी का कैसे निकालेंगे। ए और बी को दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और ये तीनों को जोड़ करके 12 है, तो सी का कितना बचा, जाहिर सी बात है 12 माइनस इन दोनों को घटा देंगे तो कितना होगा 9, और 9 घटाएंगे तो 12 में से 3 बचेगा। बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखो जगह कम इसलिए इधर लिख रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 12, और ए प्लस बी इन दोनों का एफिशिएंसी मिल करके यहाँ दिया हुआ है 5 और 4 9, तो 9 प्लस सी इक्वल टू 12 है। ठीक, तो सी का अकेला कितना हो गया, 12 में 9 गया तो 3, तो 3 के रेशियो में क्या बटेगा, पैसा बटेगा। ठीक है,
अब जरा देखो यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाएंगे कि कितना इसको पैसा मिलेगा। अब मैं मिटा सकता हूँ, जरा ध्यान से समझना कैसे। टोटल एफिशिएंसी है 12 तीनों को मिल करके, और तीनों को मिल करके मिला है कितना रुपया, 1200 रुपया। क्वेश्चन में देख रहे हो 1200 रुपया मिला है। तो तीनों को मिल करके, मतलब मैं कॉन्सेप्ट तो पहले बता दिया हूँ कि अमाउंट कैसे बढ़ता है एफिशिएंसी के रेशियो में। तो टोटल एफिशिएंसी है 12, तो 12 का वैल्यू 1200, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना, तो 12 का वैल्यू 1200, तो 3 का वैल्यू कितना 300 रुपया। बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको निकालना था। तो 3 का वैल्यू आपका 300 रुपया आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना, यहाँ पे आंसर होगा आपका फर्स्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 53 देख लिए, अब 54 है यहाँ पे। 54 कह रहा है विच ऑफ दिस पाइप्स विल एम्प्टी अ पूल द फास्टेस्ट। पूल का मतलब स्विमिंग पूल वगैरह जो होता है उसको कहते हैं। कि 3 पाइप यहाँ पे दिए हुए हैं जिसका नंबर जो है, नंबर दिया है मतलब यहाँ 1 पाइप है, यहाँ 2 पाइप है, यहाँ 3 पाइप है। एक पाइप का यहाँ पर जो डायमीटर दिया है वो 60 सेंटीमीटर दिया है। इन दोनों पाइप का यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर, और इन तीनों पाइप का यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर सबका क्या डायमीटर। तो सिंपल सी कॉमन सी बात है। एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये टैंक है मान लो या पूल है, इससे पानी को बाहर फेंकना है, तो बाहर फेंकेगा किस तरीके से, अमाउंट में। इतना अमाउंट में ये वाला पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अमाउंट कहने का क्या मतलब, पानी का अमाउंट हम लोग किस में ज्ञात करते हैं, तो पानी का अमाउंट हम लोग ज्ञात करते हैं वॉल्यूम में, करेक्ट। एरिया में तो करते नहीं, वॉल्यूम में सीधा निकालते हैं, इतना लीटर करके ऐसे निकालते हैं। बात समझ रहे हो। वॉल्यूम को लीटर में मेजर किया जाता है, इंडिया में तो किलो में भी किया जाता है। जैसे आप तेल मांगने जाओ दुकान में, कहते हो 1 किलो वाला तेल दे दो, समझ रहे हो। तो इंडिया की बात ही अलग है, किलो में नहीं मेजर करते वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मीटर क्यूब में। बात समझ रहे हो। तो अब जरा देखो, तो पहला क्वेश्चन था कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम में कौन कितना अमाउंट में बाहर पानी को फेंक रहा है। जो सबसे ज़्यादा पानी को बाहर फेंक निकालेगा, समझेंगे वही सबसे फास्टेस्ट क्या कर रहा है, सबसे जल्दी से क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो पाइप का वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। तो पाइप का आकार कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का, या फिर इसको अगर ऐसे वर्टिकल लेते हो तो इस तरीके का पाइप होता है। तो ये कौन सा शेप है, ये शेप है आपका सिलेंडर, ये शेप है सिलेंडर टॉपिक का। अब जरा देखो सिलेंडर के बारे में जरा मैं बता देता हूँ कि वॉल्यूम निकालते कैसे हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच हाइट होता है, आर जो होता है रेडियस होता है, पाई तो आपका कांस्टेंट है। तो तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसका मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे शॉर्ट में बनता है। ये तीनों को कंपेयर करना है, तीनों का वॉल्यूम एक एक करके निकालोगे अगर आप, तो तीनों में पाई कॉमन होगा, ठीक है। तो पाई को कंपेयर करेंगे तीनों से, तो पाई तीनों में कॉमन है, इसलिए पाई को आप इग्नोर मार सकते हो। एच की जिक्र किया ही नहीं है कि हाइट क्या है, तो हाइट का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है कि हाइट तीनों का क्या है, सेम है। तो आप एच को भी क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो वॉल्यूम में तीनों का कंपैरिजन में फ़र्क कौन लाएगा, आर स्क्वायर लाएगा। बात को ज़रा समझो, सिर्फ आर स्क्वायर यहाँ पे ज्ञात करना है। ये पाई और एच को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि तीनों में कॉमन है पाई और एच। और तीनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे फास्ट करता है, तो कौन सबसे फास्ट खाली करेगा, जिसका आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा होगा। अब जरा आर स्क्वायर की बातें कर लेते हैं। इसका आर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, डायामीटर है 60, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, मतलब क्या 30 सेंटीमीटर। इसका 30 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो 15 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। बात समझ रहे हो। अब इन तीनों का आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है, ये तीसरा पाइप है, ठीक। अब जरा देखो, इसका 30 सेंटीमीटर का आर स्क्वायर निकालने चले हैं। पहला का आर स्क्वायर, दूसरा का आर स्क्वायर, तीसरा का आर स्क्वायर। पहला का आर स्क्वायर निकालेंगे तो 3 तिया कितना, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर निकालेंगे तो सेकेंड वाले पाइप का कितना आर दिया है, 15, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है, 225 होता है। तीसरा का निकालने चले हैं आर स्क्वायर, तो 10 दहें कितना, 100।
लेकिन बोला है कि पहला जो क्वेश्चन है ये एक पाइप है, तो एक पाइप है मतलब 1 गुने 900। दूसरा में जो दिया है वो 2 पाइप है मतलब 2 गुने 225, और 3 पाइप मिल करके निकाल रहा है और एक पाइप सिर्फ 100 अमाउंट में निकाल रहा है, तो तीनों पाइप मिल करके 3 × 100 करेगा। सबको कैलकुलेट करो, ये 900 हो गया और ये 225 को करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 50, 450 ही होगा। तो ये यहाँ पर 450 हो गया और यहाँ पे 300 हो गया। बताओ इन तीनों पाइप में सबसे ज़्यादा पानी कौन निकाल रहा है, 900 वाला। 900 वाला किसका है, फर्स्ट पाइप का। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या करेगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सा निकाल रहा है, ये वाला पाइप, तो यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 1 2 3 नन ऑफ दीज, तो पहला इसका क्या होगा, आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए और आसानी से कर पाए। अगर कॉन्सेप्ट आता तो सीधी सी बात है कि तीनों का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में पाई r स्क्वायर h होता है, पाई और h तीनों में कॉमन है, तो पाई और h को इग्नोर कर सकते हैं। बच गया सिर्फ r स्क्वायर में क्या करना था, कंपेयर करना था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता ध्यान में तो कैसे सॉल्व करते, सीधा इसका r स्क्वायर निकालते, तो यहाँ 60 है तो r हो जाएगा 30, 3 × 900 यहाँ हो जाता है आपका। यहाँ 2 पाइप है तो 2 × यहाँ 15 15 225 लिख देते, 225, और फिर यहाँ पे 10 दें 100 और 3 पाइप है तो 300। इस तरीके से आप यहाँ 450 करते, बस 900 450 300 में कंपेयर करते, 900 वाला सबसे पहले ये करेगा। तो इतना शॉर्ट में इसको बनाया जा सकता था। अब बात करते हैं क्या 55 नंबर क्या बोला है, ये जरा ध्यान से देखो। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड दैट ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कहते हैं किसको है, तो कोई भी ट्रायंगल, सर्कम का मतलब इंग्लिश अगर मेरे से पढ़े हो तो समझ में आएगा कि सर्कम का मतलब होता है चारों तरफ। तो इससे चारों तरफ हो करके जो एक बनता है तीनों शीर्ष को टच करते हुए एक वृत्त, तो इसको बाहर वाले को बोलते हैं सर्कम सर्कल। और अगर अंदर में तीनों भुजा को छूते हुए जो सर्कल बनता है उसको इन सर्कल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इन सर्कल के रेडियस को स्मॉल r से, और बड़े वाले जो सर्कल है बाहर वाला उसके रेडियस को बड़े r से शो करते हैं। इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस और ये अंदर वाले को बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जरा एक बात मैं बता दूँ, इसके पहले सिलेंडर से रिलेटेड था, तो सिलेंडर से रिलेटेड 3 फार्मूला जो होता है वो आप लिख लो अपने नोट में। तो नोट में लिख लेना कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, इसको लिख लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ये होता है आपका 2 पाई r × h, इसको लिख लेना। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि ये आपका सिलेंडर है ये, तो ऊपर नीचे वाला सर्कल को अगर छोड़ दोगे तो सिर्फ आपका ये वाला साइड वाला एरिया बचेगा, उसी को बोलते हैं 2 पाई RH। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई r लिखोगे और इनटू में r + h कर दोगे, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इन तीनों को आप लोग नोट्स में लिख लेना अपना। अब जरा बात करते हैं 55 नंबर, इसको मैं बता दिया हूँ क्या ये पूछा क्या है, ये ज़रा समझो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब तीनों जो है वो तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक, तो मान लो ये A है, ये A है, ये A है, तीनों बराबर हैं। इसके बाहर वाले सर्कम रेडियस की बातें कह रहा है कि उसका भी एरिया निकालना है, इसका और इसका, इन दोनों के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एक चीज़ कि एरिया जो होता है ये ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, लिख लेना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 3/4 √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पर भुजा, सारा भुजा इसमें बराबर होता है इक्विलैटरल में। तो √3/4 ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। अब बात आई सर्कल के एरिया के बारे में, तो रेशियो निकालना है, तो यहीं पे हम लोग निकालते जा सकते हैं। बिल्कुल, इसका रेशियो निकाल दो। ये ट्रायंगल का एरिया है, नीचे में सर्कल का लिखेंगे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका रेडियस नहीं पता, तो रेडियस कहने का मतलब ये सर्कम रेडियस है, तो स्मॉल r की जगह अगर आप डायरेक्टली बड़ा R लिखते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन रेडियस के लिए मैं बताया छोटा r लेने के लिए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के संदर्भ में इसको कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो जो इसका रेडियस होता है, रेडियस सर्कम सर्कल का, किससे रिलेट करते हुए, ये ट्रायंगल से रिलेट करते हुए। तो इस ट्रायंगल और इस r में जो रिश्ता है वो क्या है, ज़रा देख लो। इसको कहते हैं a/√3, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और जो
स्मॉल रेडियस होता है, स्मॉल जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस वो क्या होता है, स्मॉल रेडियस को भी अपने नोट में लिख लेना, a/2√3, मतलब 2 से यहाँ गुना हो जाता है नीचे में इसके साथ, ठीक है। तो ये होता है आपका इन रेडियस, मतलब अंदर वाले सर्कल का रेडियस और ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पे बताओ पाई है, यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, ठीक। r के जगह में क्या लिख सकते हैं, a/√3, तो a/√3 का क्या होगा, r² है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यही रेशियो आपको निकालना था। अब ज़रा देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे बताओ ऊपर में है √3 लिख दिया √3, a² है a² लिख दिया, और ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे में पहले से पाई है इंटू 4 भी ये नीचे आ जाएगा आपका, ठीक। ये √3 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, √3 इंटू √3 3 होता है। ये सबसे नीचे में थी, ऊपर चला जाएगा आपका, तो ऊपर में लिख दो क्या 3, नीचे में फिर क्या बच गया, पाई तो लिख लिए, और ये 4 नीचे आ गया, और यहाँ पे a² बचा है, तो नीचे में क्या लिखोगे, a² से a² आपका कट जाता है, बच क्या गया 3√3/4 पाई। देखो ऑप्शन में है आपका 3√3/4 पाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना था, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया याद रखना था, और क्या याद रखना था कि सर्कम रेडियस क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, किसके सेंस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंस में। तो एक बार मैं फिर से नोट में लिखवा देना चाहता हूँ। देख तो आप लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड आप लोग ये 3-4 फार्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ वो अपने नोट में लिख लेना। ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक बार मैं समझा देता हूँ, ज़रा देख लो। ये है आपका, छोटा सा छापता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अंदर वाले भुजाओं को टच करते हुए जो बनता है सर्कल, उसके रेडियस को बोलते हैं स्मॉल r, इन रेडियस। और बाहर वाले जो सर्कल बनता है शीर्ष को टच करते हुए, उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, और इसका जो होता है आपका रेडियस उसको बोलते हैं r, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो सबका फार्मूला लिखवा देता हूँ। फर्स्ट नंबर देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो √3/4a², ठीक। और सर्कल का रेडियस क्या होता है इन जनरल, πr², ये सर्कल का रेडियस है, लिख लेना, ये सर्कल का है। सेकेंड फार्मूला जो है वो मीडियन, मीडियन कहने का मतलब है कि मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, तो मीडियन मतलब हाइट, हाइट समझो इसको, मीडियन या हाइट, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन और हाइट होता है, मीडियन हम लोग बाद में समझेंगे, मीडियन हाइट दोनों सेम होते हैं, किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। तो हाइट आपका ये वाला हो गया, और यही इसका मीडियन भी होता है। तो तो एग्जाम में इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, दूसरे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन पूछे या हाइट पूछे तो दोनों एक ही होता है, मीडियन और फिर हाइट। कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं √3/2a, याद रखना √3/2a, ठीक है, √3a/2 या फिर √3/2 इंटू a, ऐसे याद रखना, ये ऊपर में है। अब जरा देखो थर्ड नंबर की बात करते हैं, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। तो इन रेडियस दो तरीके से निकाला जाता है, अगर हाइट दिया हुआ है तो हाइट दिया है तो उसको 3 से डिवाइड कर देना, वही आपका इन रेडियस हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देना। अगर ए के सेंस में पूछ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया था, ए दिया था, साइड दिया हुआ है ए, तो ए क्या होता है, ये होता है आपका a/2/√3, और जो सर्कम रेडियस होता है उसका वैल्यू होता है a/√3। और चौथा एक चीज़ याद रख लेना, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, याद रख लेते हो तो, और निकाल भी सकते हो, स्मॉल r और कैपिटल R, मतलब इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो रेशियो होता है वो 1/2 का होता है। क्योंकि देखो यहाँ a/√3 यहाँ भी है, a/√3 यहाँ काटोगे तो 1/2 बचेगा, तो इसको भी आप याद रख लेना। इतने 4 फार्मूला आपको याद रखने हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से संबंधित, ठीक है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 ये क्या कह रहा है आपसे, ये पूछा है कि अ मशीन इज मार्क्ड एट 6800 एंड अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द शॉप कीपर गिव्स अनदर ऑफ सीजन डिस्काउंट टू द बायर एंड सेल्स द मशीन फॉर ये 5202 रुपये में। फाइंड द ऑफ सीजन डिस्काउंट, मतलब 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, पहले बार डिस्काउंट दे रहा है 10%, और आखिरी बार जो दे रहा है उसी को पूछा है कि कितना % वो दिया था, और फाइनली वो दिया है उसको सामान कितने में, इतने में। तो देखो सबसे पहली बात CPSP से, मतलब कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस वाला जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, उसमें जो
ओरिजिनल वैल्यू होता है। हमेशा मैं बोला हूँ, पहले भी इसी लेक्चर में बोल चुका हूँ कि ओरिजिनल वैल्यू को बट्टे के नीचे में लिखते हैं, चाहे वो ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी हो। तो प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में ओरिजिनल वैल्यू आपका सीपी होता है। और सीपी कहने का मतलब जब भी प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करने हो तो ऊपर वाला प्रॉफिट एंड लॉस होता है और नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी डिस्काउंट की बात करें तो कितना डिस्काउंट दे रहा है वो ऊपर वाला वैल्यू होगा, और डिस्काउंट दिया किस पे जाता है तो मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको मार्क प्राइस कितना उस पर अंकित मूल्य है और कितना उस पर उसको बेचा गया है, इसका रेशियो निकाल लेना। आप बात को समझो, तो दोनों का रेशियो आप निकाल लेना। तो मार्क प्राइस का रेशियो और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेना। निकाल लोगे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे डिस्काउंट वाला, तो इन दोनों के बीच क्या करने हैं, आपको रेशियो निकालना है। तो मार्क प्राइस यहाँ पे दे रखा है 6800 और यहाँ पे दिया है 5202 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। लास्ट में जो सेलिंग प्राइस है उसका और फर्स्ट में जो मार्क प्राइस था उसका रेशियो निकालना है। इसका रेशियो अगर आप निकालते हो तो देखो 17 से दोनों कट रहा है, हाँ 17 से कट रहा है। 17 चौका 68 होता है, 400 हो गया यहाँ पे। और फिर 17 से काटो, 17 तिया 51, 102 और कितना होता है 17 तिया 51। और आप कैसे निकालोगे, 17 छक है ना, 400/36। ज़रा ध्यान से समझो इसको, कैसे काटा है इसको। 400/36 नहीं, हाँ एक सेकेंड। यहाँ पे 17 चौका 68 काटना नहीं आ रहा है, देख लो 5202 है। 17 से भाग लगाओगे इसको तो कितना होगा, 17 तिया 51, एक बचा, नहीं जा रहा है तो 2 जीरो आ रहा है यहाँ पे, मतलब 2 अंक यहाँ पे लाना पड़ रहा है। तो 2 अंक लाने के बदले यहाँ एक जीरो बैठेगा और यहाँ पे काटोगे तो 17 छक 2 से मतलब 306, यहाँ पे 306 होगा। इसको फिर से काटोगे 306 को तो 153 होगा और यहाँ पे 200 होगा। तो 200/153 आ गया क्या काटने के बाद। तो एमपी और एसपी का जो वैल्यू रेशियो आया है, फिर मैं मिटा रहा हूँ, देख लो एमपी और एसपी का जो रेशियो है काटने के बाद वो कितना आया है, तो 200/153 आया है। इस चीज़ को लिख लोगे, भूलोगे नहीं। फाइनली इसको मैं रेशियो मेथड से बताना चाह रहा हूँ। अब जरा देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कह रहा है, 2 बार डिस्काउंट दिया है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आप एमपी लिखोगे, एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पीछे किस चीज़ से रिलेटेड, रेशियो मेथड से कैसे यूज़ करना है। यहाँ एमपी लिखा और यहाँ पे एसपी लिख लो, ठीक। डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, पहला डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो ज़रा बताओ, पहली बार में जो एमपी है वो क्या होना चाहिए, 10% को लिख सकते हैं 1/10। डिस्काउंट मिल रहा है किस पर, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एमपी पे मिलता है डिस्काउंट मिला 10 में से 1, तो बचा कितना 9, मतलब 9 रुपये में बेचा है उसको। बात समझ रहे हो। MP2 नहीं पता हमको कि मार्क प्राइस सेकंड क्या होगा, और दूसरा कि SP2 क्या होगा ये भी नहीं पता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 200 आया है, देख लो ये 200 वाला वैल्यू आया है ओरिजिनल। ऐसे ही बनाया जाता है क्या, रेशियो मेथड से। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 153 आता है। देख लो SP आया है 153। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखो, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, समझना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10 MP2 इज इक्वल टू 200 आया है। फिर यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 SP2 का वैल्यू 153 आया है। 0 से 0 कट गया, मतलब MP2 का वैल्यू कितना आया है, 20। ध्यान दे रहे हो। 9 से काटो ये 9 से काटोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 9 एकम 9, 6 बचा, और 9 सत्ते 63, 17 बचा। तो SP2 कितना आया है, 17 रुपया। ध्यान दे रहे हो। तो कह रहा है कि MP2 जो है यहाँ पे और SP2 है, इस MP2 का वैल्यू 20 आया और SP2 का वैल्यू 17 आया। मतलब सेकेंड टाइम में जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, 20 रुपया अंकित मूल्य था, 17 रुपया में उसको दे दिया, SP कर दिया, मतलब सेल कर दिया। तो डिस्काउंट कितना दिया है, 3 रुपये का। किस पे, तो किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे निकाला जाता है डिस्काउंट वाला। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, 3 यहाँ पे डिस्काउंट दिया था तो 3 यहाँ पे लिख दिया।
किस पे दिया है, इस वाला मार्क प्राइस पे MP2 पे, तो 20 लिख दो नीचे। इस पे ऐसे निकाला जाता है ना। तो 3 आपका क्या हो गया 20। अब इंटू 100 करो, 20×25 100 हो गया और 5 दिया 15%। तो सेकेंड वाला जो डिस्काउंट निकला है वो कितना निकला है 15%। अगर आपको ना समझ में आया होगा, इससे आसान क्या मेथड मिलेगा आपको, अगर ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को फिर से चेक कर लेना, फिर से देख लेना कि कैसे निकाला जाता है। कैसे किया, MP, ये जो शुरू वाला MP है मार्क प्राइस और फाइनल वाला SP है, उसका रेशियो निकाल लिए। फाइनल वाला SP और शुरू वाला क्या MP, इन दोनों का रेशियो निकाले। यहाँ पे यही वाला चीज़ लिखे 200 फिर 153। MP जो है फर्स्ट टाइम में MP आपका 10% था तो 10 हो गया, 1 रुपया डिस्काउंट मिला था तो 9 बच गया। MP2 SP2 लिखे, दोनों को गुना करके 200 आया है, दोनों को यहाँ पे गुना करके 153 आया है। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे MP2 20 आया है, SP2 17 आया है। 3 रुपया डिस्काउंट मिला है किस पे, 20 रुपया के ऊपर, तो 3/20 × 100 करेंगे तो आपका डिस्काउंट परसेंट 15% निकल जाता है। करेक्ट। बात करते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ ध्यान देना, ये बोला है कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए, वो खरीदता है एक डाइनिंग टेबल को जिसके ऊपर मार्क प्राइस लिखा रहता है 3000 रुपया, और वो जो दुकानदार से खरीदता है वो दुकानदार इसको 10% डिस्काउंट में देता है, 15% डिस्काउंट में 2 बार देता है। और ये व्यक्ति 105 रुपया, मतलब मिस्टर ए जो है 105 रुपया खर्च करता है उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में, मतलब लाने आने जाने में, और 3200 रुपया क्या कर रहा है, उतना में बेच रहा है। लेकिन कौन बेच रहा है ये 3200 रुपया, मिस्टर ए। बात को ज़रा समझना, यहाँ पर 2-3 मुख्य बातें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जब भी परसेंटेज की बात होती है, मैं बता दिया हूँ कि 10% को 1/10 लिखेंगे, और 10 ही क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाला जो भी कहा जाए, मान लिया जाए डिस्काउंट कहा जाए तो नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा मार्क प्राइस। बात समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट निकाला जाता है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कितना रुपया डिस्काउंट है। मान लिया जाए 10% आपको बोला जाए प्रॉफिट बोला जाए या लॉस बोला जाए, तो 1/10, तो प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, ये निकालते हैं CP पे, तो ओरिजिनल वैल्यू आपका CP नीचे वाला हो जाएगा, और 1 रुपया लॉस 1 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा ऊपर वाला। बात को समझ गए होगे। तो ओरिजिनल वैल्यू किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा बात करना, यहाँ पे देखना, मार्क प्राइस कौन लगा रखा था, मार्क प्राइस दुकानदार लगा रखा था, ना कि ये। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना लगा रखा था इसके बारे में जरा देखेंगे रेशियो मेथड से। एक रेशियो मेथड का क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ। अब जरा देखना इसका SP क्या है, तो इस दुकानदार के लिए SP मतलब वो कितना में बेच रहा है, किसको, A को, और A फिर दूसरे व्यक्ति को बेचा है 3200 में। इस चीज़ को ध्यान देना। तो अभी दुकानदार वाले पे जा रहे हैं। पहला कितने % का डिस्काउंट दिया, 10%। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 रुपया था मार्क प्राइस, 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो वो बेचा कितना में होगा मिस्टर ए को, 9 रुपीज़ में। करेक्ट। 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15% को अगर काटोगे 15/100 को, तो आपका आएगा 3/20। तो दूसरी बार में वो डिस्काउंट दिया तो 20 रुपया उसका क्या था, 3/20 में, मतलब 20 यहाँ मार्क प्राइस है और 3 रुपया डिस्काउंट दिया, तो 17 रुपया में क्या किया, वो बेचा किसको, मिस्टर ए को। तो ये दुकानदार के लिए बता दो कि टोटल कितना था मार्क प्राइस, तो 200 रुपया यहाँ आ गया। दोनों को गुना करेंगे तो बता चुका हूँ पहले। और यहाँ पे 17×9 कितना होता है, 153 होता है। करेक्ट। तो बताना ये जो SP है ये दुकानदार के लिए है, ये किसको 2 बार डिस्काउंट दे करके ये बेचा है इतने में, तो मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए के लिए ये क्या हो गया, CP हो गया 153। बात समझ में आ रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये के लिए CP हो गया 153 रुपया, और मार्क प्राइस बोला है 200 रुपया, लेकिन हमारे हिसाब से 200 आया है, लेकिन ये बोला है ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना दिया था, 3000 रुपया। तो 200 का वैल्यू 3000 रुपया है, तो काट दो। यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू 15। तो बताओ 153 का वैल्यू कितना, तो 1 का वैल्यू 15, तो 153 का वैल्यू कितना, 153 × 15। ठीक है, तो इसका टोटल CP आ रहा है अभी। तो 153 यहाँ, 153 को इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो 15 से कितना होता है, पहले 10 से करो, 10 से करोगे तो 153 में 1 0 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 1530 का आधा हो जाएगा। 10 से किए तो 1530, 5 से करेंगे उसका आधा, तो 700 कितना हो जाएगा, 765। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 5 6 3 9, 7 5 12 और 1 1 2, 2295 रुपये CP किसका आ गया, ये CP आ गया आपका A के लिए। मतलब उस टेबल को A ने 2295 में ख़रीदा था, लेकिन बोला है 105 रुपया और भी खर्च किया है वो,
105 रुपया और भी खर्च किया है। किस पे? ट्रांसपोर्टेशन पे। दोनों को ऐड करते हो तो कितना हो जाता है? 95 और 5 100 हो गया, और 100 200 हो गया, और 2200 यहाँ 2400 रुपया। वो टोटल 2400 रुपया में खरीदता है और बेच कितना में देता है? 3200 रुपया में। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 2400 में खरीदा था, 3200 में बेच रहा है मिस्टर ए, तो कितना का फ़ायदा हो रहा है? 800 का। कितने में? तो इसके टोटल सीपी में। टोटल सीपी क्या है भाई इसका? तो 2400 रुपया। 2400 रुपया को नीचे लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू को, क्योंकि सीपी ओरिजिनल वैल्यू होता है यहाँ, तो ओरिजिनल वैल्यू को 2400 रुपया नीचे लिख दिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गेन परसेंटेज इसका निकल जाएगा। 8 दिया कितना हो गया? 24। 100/3 को ही क्या बोलते हैं? 33 एंड 1/3%, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा। समझ गए होगे आप लोग पूरी तरीके से। अब जरा मैं एक बात बताऊं, क्या किया? सबसे पहली बात, एमपी और एसपी का रेशियो जो यहाँ पे निकाला हूँ, किसके लिए निकाला? तो दुकानदार के लिए, जिससे ए खरीदता है, तो उसके लिए 10% है, तो 10% का मतलब 10 रुपये पे 1 रुपया डिस्काउंट देके 9 रुपया में बेचता है। फिर है 15%, 15% को 3/20 लिख सकते हैं, 20 रुपया एमपी हो गया, 3 रुपया ऊपर में है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट दे करके वो बेचा 17 में। दोनों को गुना किए 200 आ गया, यहाँ पे 153 आ गया। 200 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है 3000, तो एक का वैल्यू 15, फिर 153 का वैल्यू कितना? 15 से गुना करोगे 1500, यहाँ पे 2295 आया। 105 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो यहाँ पे क्या देखना था आपको कि गेन परसेंटेज निकालना था। तो गेन परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, आपका फोकस क्या चीज़ पर होना चाहिए कि टोटल सीपी निकालें किसी तरह से ए का और उसका एसपी। तो सीपी तो निकाल लिए थे यहाँ 2400, और उसका एसपी तो दे ही रखा था 3200। इस तरीके से आपको ध्यान रखने थे। गेन परसेंटेज निकालना था तो फोकस चाहिए टोटल सीपी एंड टोटल एसपी पे। अब इसको देख लेना एक दो बार, अगर ना समझ में आई हो कोई बात तो। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 58। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द रेशियो इन विच द दार्जिलिंग टी एट 32 रुपीज़ पर केजी इज मिक्सड विथ द आसाम टी एट ₹25 पर केजी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट इतना रुपये पर केजी। बात को ज़रा समझो। ये क्वेश्चन बनेगा एलिगेशन से। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एलिगेशन आसान कर देता है। पहले क्वेश्चन को समझो ये क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दार्जिलिंग वाला टी और आसाम वाले टी को कितने कितने केजी के रेशियो में बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पे, कि वो 32 रुपये 40 पैसे करके क्या कर रहा है? हर एक केजी को बेच रहा है। तो ये यहाँ पर ज्ञात क्या करने हैं ये ज़रा समझो कि दार्जिलिंग वाला टी कितने केजी बेचा और आसाम वाला टी कितने केजी बेचा, उन दोनों केजी का रेशियो निकालना होता है। तो एलिगेशन का एक मेथड होता है, ज़रा ध्यान से समझना कि एलिगेशन एक ही प्रजाति पर लगाया जाता है। एक ही प्रजाति मतलब अगर यहाँ आम है तो बीच में भी आम ही होना चाहिए। यहाँ साइकिल है तो यहाँ साइकिल होना चाहिए। यहाँ सीपी है तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए, ना कि एसपी। अगर यहाँ एसपी है तो बीच में भी एसपी होना चाहिए। इस तरीके से एलिगेशन को लगाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। ज़रा देखो हम करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? 32 रुपये पर केजी क्या है? इसका दाम है। किसका? दार्जिलिंग वाले का। 25 रुपये पर केजी क्या है? आसाम वाले टी का दाम है। लेकिन ये यहाँ पर बेचा जा रहा है 32 रुपये 40 पैसा में पर केजी के हिसाब से। तो ये बेचा जा रहा है तो ये एसपी है, लेकिन ये दो प्राइस जो यहाँ पर दे रखा है वो क्या है? सीपी है। तो क्या करना पड़ेगा? बीच वाले का सीपी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अब रेशियो कैसे निकलेगा ज़रा देखो। यहाँ पर एक एक करके ज़रा समझो। देखो सबसे पहली बात कि हम लोग निकाल लेते हैं क्या टोटल सीपी क्या है। तो एक बात बताओ मुझे, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 100 रुपये का चीज़ को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो कितना में बेचेगा वो? 120 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, और वो प्रॉफिट इसमें ऐड कर देते हो तो इतना आता है। तो सिर्फ 20% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? एक चीज़ समझो, 20% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 20/100, मतलब 100 रुपये का कोई चीज़ था सीपी, जिस पर क्या हो रहा है? 20 रुपये का प्रॉफिट। तो बेचा कितना में होगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 120 रुपया में बेचा होगा। इतना पॉइंट को आपको ख्याल रखना है। और जितना भी मैं मेथड बताता हूँ, रेशियो मेथड या फिर जितना सारा मेथड मैं बताता हूँ, सब में एक ही चीज़ होता है कि 5 आम का दाम इतना तो 10 आम का दाम कितना। बस
ऐकिक नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिटरी मेथड होता है। तो बस यूनिटरी मेथड को फॉलो कराते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या दिया है। खैर इस क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा है, जरा देख लो क्या है वो। कहने का मतलब है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। तो मान लो कि मैं सीपी को मान लेता हूँ 100 रुपया सीपी है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बेच कितना मेरा है 120 में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारे हिसाब से एसपी 120 आया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 120 का वैल्यू 32 रुपया 40 पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे टोटल सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दो वैल्यू सीपी में दे रखा है, बीच वाला वैल्यू भी टोटल सीपी होना चाहिए। तो टोटल सीपी क्या है, तो 100 है यहाँ पे, तो 120 का वैल्यू 32.40 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, इसको आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 32.40 करोगे 120 करोगे, मतलब 120 दाम का आम इतना, तो 100 आम का दाम कितना, बस वही मेथड है। तो ऐसे करके निकालोगे इसको। अगर आप यहाँ 100 कर दो, नीचे 100 आ गया, ये दोनों 100 कट गए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 12 और 324 है। इसको अगर काटते हो आप तो 27 बार में आसानी से दिख रहा है कि 27 बार में ये चला जाएगा। तो बीच वाला कितना है, बीच वाला सीपी, मतलब टोटल सीपी कितना आ गया कि टोटल उसका सीपी लगा था कितना 27 रुपया। ध्यान देना इस बात को, 27 रुपया था, 27 रुपये पर केजी के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि वो पर केजी के हिसाब से एवरेज कैसे खरीदा था 27 रुपये। इन दोनों को एवरेज करके मत निकाल देना, क्योंकि केजी दोनों का नहीं पता है और वही केजी का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों का रेशियो एवरेज करके 27, आप फिर कुछ भी अपने मन से मत निकाल देना, ठीक है। यहाँ 27 रुपये पर केजी जो आता है वो पर केजी है, ना कि टोटल है। तो ज़रा ध्यान देना। अब क्या करेंगे, दार्जिलिंग वाला टी यहाँ लिखते हैं, आसाम वाला टी यहाँ लिखते हैं। इन दोनों का रेशियो निकालना है कि कितने कितने केजी बेचा गया है। अब जरा देखो, दार्जिलिंग वाले टी सीपी पे निकाल रहे हैं ना, किस पे निकाल रहे हैं, सीपी पे। अभी टोटल सीपी कितना आया था कि 27 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा था, टोटल आया था। दार्जिलिंग का दाम था 32, यहाँ पे आसाम है तो इसका दाम था 25, और बीच में क्या है 27 रुपया। अब कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं हम लोग, क्या इसका एलिगेशन लगाते हैं। तो जो बड़ा है 32 है, बड़ा है 27, तो 32 बड़ा है, तो माइनस करो उसमें, तो 3 2 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है 27। एक बार अगर इसमें से ये माइनस किए तो दोबारा उल्टा करना पड़ेगा, मतलब फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये इसका रूल होता है, चाहे किधर से भी करो चलेगा। मान लिया जाए यहाँ पे 27 में 32 घटा देते तो -5 आ जाता, फिर आपको उल्टा घटाना पड़ता, 25 में 27 तो भी माइनस आता, -2, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाता। तो किसी भी तरीके से घटाओ, ध्यान रखना है कि एक बार 32 में 27 घटा रहे हो तो दोबारा 27 में 25 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। 27 में 25 को घटाओ अब इस बार, तो कितना आ रहा है 2, तो 2:5 जो आया है यही आया है दार्जिलिंग और ये आसाम का रेशियो। मतलब दार्जिलिंग वाले टी को 2 केजी बेचा गया और आसाम वाले टी को 5 केजी बेचा गया, 32 रुपये 25 रुपये खरीद करके उस हिसाब से। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि 2:5 के रेशियो में क्या किया गया था, बेचा गया था दार्जिलिंग और आसाम के टी को। समझ गए होगे बात। अब जरा देख लो, तो इसका आंसर क्या है 2:5, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिवाइड 37 को 2 भागों में बांटो, और पहला भाग जो है उसका 5 गुना और दूसरा भाग है उसका 11 गुना, दोनों को ऐड करो तो वो हो जाता है एक साथ 227, ये कह रहा है। तो ज़रा देखो, मान लो कि हम फर्स्ट इसको 37 को डिवाइड करते हैं मान लो 2 भाग में, तो एक को हम ए मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 37 माइनस ए। कैसे, मान लिया जाए इन दोनों को फिर से ऐड करोगे, ए प्लस 37 माइनस ए कट जाएगा, फिर 37 ही बचेगा। तो पहला को मैं माना ए और दूसरा को माना 37 माइनस ए, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। अब जरा देखो, पहला का बोला है कि 5 टाइम्स मतलब 5 ए, और दूसरा का बोला है 11 टाइम मतलब 11 × 37 माइनस ए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आता है कितना, एक साथ 227 आता है। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। देख लो, एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ। 5 ये है, 11 × 37 को अगर गुना करते हैं तो यहाँ देखो 37 × 37, 7 3 10 और 3 1 4, 407 हो गया। ये आपका 407 आ गया। और यहाँ पे 11A मतलब माइनस में होगा, यहाँ 11A माइनस 11A 227। ये 407 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, इसको इधर ले आओ, 227 है यहाँ पे, सॉरी 227 है, तो 227 को इधर ले आओ, तो 407 में 227 घटाओ कितना होगा, यहाँ पे 0 हो गया, 8 हो गया और 3 में 2 गया 180, तो यहाँ 180 आया। और इसको
5a माइनस 11a माइनस 6a आया और बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, तो 6a इक्वल टू 180 होगा। 6 से इसको काट दो, कितना हो गया, 6 तिया 18, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आपका 30 आ गया, और दोनों को मिलाकर 37 था, तो दूसरा पार्ट कितना बचा, 37 में अगर 30 घटा दोगे तो 7 बचेगा, तो 30 और 7 क्या हो गया, हाँ आंसर। नहीं समझ में आया तो देखो a का वैल्यू 30 आया है, a का वैल्यू यहाँ पुट करो, a का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा, 30 यहाँ पुट करोगे तो 7, तो 30 और 7 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब जरा देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो 60 नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरेज है 4 लड़कों का इतना 5 साल, तो टोटल क्या हो गया, ए बी सी का टोटल क्या हो जाएगा, एवरेज जो भी रहता है उसमें से क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देते हैं, टोटल आ जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का एवरेज कुछ निकाला जाता है 4 से डिवाइड करके। तो मान लिया जाए जो भी एवरेज यहाँ पर रहा होगा, टोटल कहने का मतलब है कि इन सबको जोड़ेंगे तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तो वही मतलब था कहने का। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 4 पच्चे 20, क्योंकि 4 लोग हैं तो टोटल आपका 20 आ गया। ठीक, नेक्स्ट टाइम क्या बोला, एंड द एवरेज ऑफ ए बी डी ई, यहाँ पे सी को छोड़ दिया है, सी को छोड़ दिया है और बोला है कि 6 साल है। तो यहाँ पे देखो लिखो फिर से, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई का टोटल मैं पूछ रहा हूँ। ठीक, तो टोटल क्या आ गया, 6 चौका 24 हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोला है क्या कि सी का एज जो है वो 8 साल है, तो सी का यहाँ पे 8 साल है। ठीक, अब बताओ अब पूछा क्या है, एज ऑफ ई पूछा है, ए वाला पूछा है, तो बताओ सी का यहाँ पे 8 है, तो सिर्फ ए बी और डी का पूछेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस डी का पूछेंगे तो सी का इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 20 में 8 किया तो 12। तो यहाँ पे बता सकते हो कि ए बी डी का वैल्यू कितना आया, 12 आया। ए बी डी के जगह में 12 बैठा दो, प्लस ई लिख दो और यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू कितना हो गया, ये 12 उधर माइनस में जाएगा तो ई का वैल्यू 12 साल होगा, तो ये इसका आंसर 12 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब जरा बात करते हैं 61 के बाद, ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझना, ये फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, रेशियो मेथड से एकदम आसान तरीके से निकाल लोगे। आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपको समझना है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये A businessman bought an article and sold it at a loss of 5%। पहली बार में वो आर्टिकल को 5% लॉस में बेचता है। बोल रहा है अगर वो 10% और भी कम में बेचता, और भी मतलब ये लॉस में नहीं बोल रहा है, पहले से जितना में बेचा है उससे भी 10% कम में बेचता और 33 रुपया ज़्यादा, यहाँ रुपया है, बाकी सब परसेंटेज है, 5% है यहाँ पे 10% है, यहाँ रुपया है। बोला है कि पहले से 10% कम में खरीदता और 33 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 30% का प्रॉफिट हुआ होता। ही वुड हैव हैड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ये कह रहा है मतलब इतना में अगर वो इतना 10% कम में खरीदा होता और 33 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 30% का उसको प्रॉफिट हुआ होता। तो बोल रहा ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझना, बहुत शॉर्ट में मैं बता दूंगा, आप समझ जाओगे। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप क्या कर पाओ, इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ कि किस बात को मैं ध्यान में रखने के लिए बोला हूँ। तो यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ। देखो ये जो ये 33 रुपया है, 33 रुपया वाले पार्ट को बाद में हैंडल करेंगे, ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन फिक्स्ड पैटर्न का होता है, इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। 33 रुपया जो है इसको हैंडल हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी सिर्फ परसेंटेज को हैंडल कर रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे, बिल्कुल रखना है। अब क्या करना है, सीपी और एसपी का क्या करना है, रेशियो निकाल देना है। देखो सीपी और एसपी का क्या करते जाना है, रेशियो। पहली बार में बोला है कि 5% लॉस में वो क्या किया, बेचा। तो 5% का क्या मतलब है, 5/100 यही होता है। तो मान लो कि 100 रुपये का चीज़ है, 100 रुपये का वस्तु है, 5 रुपये लॉस में बेचा, तो यहाँ पे क्या होगा, कलर एक बार फिर से चेंज कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है ये 33 रुपये को, ठीक है, इस 33 को ध्यान रखना। 100 रुपये का चीज़ है, 5 में लॉस में बेचा, तो एसपी क्या हो गया, 95 रुपया। यहाँ बोला है कि लेकिन 10% वो क्या रहता, 10% वो कम में बेचा होता। 10% हानि में नहीं बोला है, पहले से मतलब इस 100 से 10% कम में बेचा होता। मतलब क्या कह रहा है, 100 का 10% निकालेंगे, अगर यहाँ -10% इसका करेंगे तो 90 में बेचा होता। ठीक,
अब 90 में बेचा होता तो बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ रहता, ये 33 रुपये को लास्ट में हैंडल करने के लिए बोला हूँ। तो सिर्फ अभी क्या करते जा रहे हैं, अभी करते जा रहे हैं हम लोग सिर्फ परसेंटेज को, तो ये 30% का लाभ होता, ये कहने का इसका मतलब है। तो 90 पे निकालेंगे 30%, तो 90 का 30% क्या हो गया, 90 का 30% निकालोगे तो 90 इंटू 30/100 मतलब 9 तिया क्या 27 रुपये का उसको क्या हुआ रहता, प्रॉफिट हुआ रहता। तो 90 में 27 जोड़ेंगे तभी तो ये एसपी आएगा यहाँ पे, बात समझ रहे हो। तो 100 के सामने यहाँ 95 था, तो 90 के सामने यहाँ क्या होगा, 90 के सामने 90 में 27 जोड़ेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा 117 रुपये, 90 और 27 को जोड़ दिए। अब जरा देखो हमारे हिसाब से एसपी कितना ज़्यादा आया है, 95 में अगर 17 को हम लोग क्या करेंगे, ये 117 में घटाएंगे तो कितना ज़्यादा हो रहा है ये बताओ। तो 5 इधर और 17 उधर, 22 रुपया, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या, अब ये वाला 33 को यूज़ करना है कि 22 नहीं 33 में मोर बेचा गया होता, लेकिन यहाँ तो 22 रुपया है। मतलब क्या हुआ कि 22 आम का दाम 33 रुपया है। तो आपको बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या माने हैं, ओरिजिनल 100 रुपया माने थे यहाँ पे, तो 100 का वैल्यू निकालना है। मतलब हमारे हिसाब से 22 था, इसके हिसाब से 33 था, तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि 22 रुपये, 22 आम का दाम 33 रुपया, तो 100 आम का दाम कितना, ये इसका कहने का मतलब है। तो ज़रा देखो 22 का वैल्यू 33, तो 100 का वैल्यू कितना, तो 33/22 लिखेंगे इंटू 100, वही यूनिटरी मेथड। यहाँ कितना हो गया 11 तिया 33, 11 दूना 22, और यहाँ 50, 50 इंटू 3 आ गया, मतलब 100 का वैल्यू जो सीपी ओरिजिनल मान रखे थे हम लोग कितना आ गया 150 रुपया। तो 150 रुपया आपका आंसर होगा। समझ गए आप अच्छे तरीके से, तो इसका आंसर आपका 150 होगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ क्या 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 हूँ। सीपी है, पहले बोला 5% लॉस पे, तो 5% को 5/100 लिख सकते हैं। 100 नीचे वाला ओरिजिनल प्राइस होता है, ओरिजिनल मतलब सीपी, तो सीपी यहाँ 100 है, 5 घाटा हुआ 95 में बेचा। बोला कि 10% और कम में बेचा होता, मतलब 100 का 10%, तो 90 में अगर बेचा होता तो क्या होता 30% का प्रॉफिट होता। क्वेश्चन में ही दिया है 30% का प्रॉफिट का मतलब 90 का 30% 27 रुपया, 27 रुपया जोड़े तो यहाँ पे इतना में बेचा गया होता, बेचा गया होता मतलब एसपी। तो ज़रा देखो पहले 95 रुपया एसपी था, अभी 117 रुपया है। हमारे हिसाब से 22 रुपया ज़्यादा आया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं 33 रुपया ज़्यादा आना चाहिए था। तो 22 का वैल्यू 33 दिया है, तो हमें ओरिजिनल सीपी निकालना था, तो 100 का वैल्यू क्या होगा 150 रुपये। कैसे निकाला समझ में आ गई होगी बात। अब ज़रा देखो, अब ज़रा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 तो हो गया आपका, 62 का। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें एकदम देखते ही आंसर बनाना है, चुटकी में, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। कैसे, ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना। ये बोल रहा है एक बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, जो एक गाड़ी को खरीदता है 8400 रुपया में, दो गाड़ी को खरीदता नहीं है, बेचता है, 8400 दोनों को बेचता है। और बोल रहा है ना ओवरऑल ना उसको घाटा होता है ना ही फ़ायदा होता है। और बोल रहा है कि लेकिन एक पर परसेंटेज वहाँ पर 20% है क्या गेन, तो दूसरे पर लॉस परसेंटेज क्या होगा। काफ़ी मैं थक गया हूँ फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, जब भी बोले कि दोनों वस्तुओं को इक्वल में बेचा गया है, जैसे दो वस्तु हैं यहाँ पे 2 ब्लॉक्स और दोनों को इक्वल 8400 में बेचा गया है, और बोले कि ना ही उसको घाटा हो ना ही उसको फ़ायदा हो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि ना ही घाटा हो ना ही फ़ायदा हो और दोनों को इक्वल दाम में बेचा गया है, तो उसको याद रखना कि कैसे करेंगे। इसमें 8400 को भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक परसेंटेज जो दिया है उसी को यूज़ करके बना लेंगे। ज़रा समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, ये है आपका सीपी, ध्यान से देखो, ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। इसको भी रेशियो से देखेंगे। 20% का क्या मतलब होता है, 20% गेन का क्या मतलब होता है। 20% को अगर काटेंगे तो 1/5 आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखो 1/5 आया, मतलब क्या हुआ 1/5 मतलब 5 पे 1 का गेन हुआ है। तो सीपी है 5, 1 का गेन हुआ है, तो कितना हो गया 6। यहाँ पे गेन कितना हुआ है +1। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है कि दोनों को इक्वल दाम में बेचा गया है, तो एसपी पहले के ऊपर 6 था तो दूसरे के ऊपर भी 6 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो दूसरे वस्तु पर भी हम एसपी में क्या रख दिए 6 रख दिए। अब क्या कह रहा है कि ना ही लॉस हुआ है ना ही गेन हुआ है, तो 1 रुपया यहाँ गेन हो गया है, तो 1 रुपया यहाँ क्या कराना पड़ेगा, लॉस भी तो कराना पड़ेगा।
क्योंकि ना ही लॉस हुआ है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस। तो प्रॉफिट यहाँ पहले 1 हो चुका था, तो 1 को यहाँ पे घटाना पड़ेगा। अब बताओ कितने में से घटाए कि 6 आया, कितने में से 1 को घटाए कि 6 आया। तो 7 में 1 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो कितना यहाँ पर घाटा हुआ, 1 घाटा हुआ है, लेकिन कितना में से, 7 में से। तो 1/7 का यही इसका आंसर होगा। 1/7 का क्या मतलब होता है, 14.2/7%। याद रख लेना अगर याद नहीं है, वरना इसको 100 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना शॉर्ट था इसका। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं। जब भी दे कि दोनों वस्तुओं को सेम दाम पर बेचा गया हो और एक पर लाभ हो, परसेंटेज लाभ की बात कर रहा है, दूसरे पर परसेंट और दूसरे का लॉस परसेंटेज निकालने बोल रहा है, चाहे एक पर लॉस का दिया है दूसरे पर प्रॉफिट परसेंट बोला है, टोटल जो रुपया में ना घाटा है ना उसको फ़ायदा है, लेकिन परसेंटेज में एक पर फ़ायदा है, परसेंटेज में दूसरे पर घाटा पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। देखो 20% को सिर्फ यूज़ करना है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 रुपया पर 1 रुपया प्रॉफिट हुआ था, 6 रुपया में बेचा। बोला है कि उसको क्या दोनों वस्तुओं को सेम चीज़ पर बेचा है, तो यहाँ SP है, ये CP है, तो 6 रहने दिए, इसको भी। अब यहाँ बोला है कि ना ही घाटा था ना फ़ायदा, तो फ़ायदा 1 का है, तो यहाँ पे इसको घाटा करना पड़ेगा, कहे कि टोटल में तो ना घाटा हुआ है ना फ़ायदा हुआ है। तो कितना में से 1 घटाया, जो 6 आया होगा, तो ये कितना में से घटाए होंगे, 7 में से। 1 रुपया का घाटा हुआ है किस पे, 7 पे, तो 1/7 का ही वैल्यू कितना होता है, 14.2/7। इससे आसान कोई मेथड धरती में नहीं है। इसको बेसिक मेथड से मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट है, बार बार देखोगे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। वैसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ, कोई भी मेथड हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फार्मूला हो, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आपको बार बार रिवाइज करने हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड प्रैक्टिस भी, मैथ्स का प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन बैटल। मतलब जितना ज़्यादा आप पसीना बहाते हो प्रैक्टिस में, जंग में आपको उतने कम लहू बहाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, 62 ही बताया ना अभी, देख लेता हूँ। जी हाँ, अब 63 की बात करते हैं। ये कह रहा है, अ मैन सेल्स ए कार टू हिज फ्रेंड्स एट 10% लॉस। इफ़ द फ्रेंड सेल्स 54,000 रुपये एंड गेन 20% द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द, ये पूछा है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है किसका, कार का। अब जरा मैं बताता हूँ। अभी देखो मैं क्या बताया, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताया, CP एंड SP का रेशियो बताया। तो इस तरीके का जब भी होता है तो यहाँ देखो CP है, एक बार इसको इतना में ख़रीदा इतना में बेचा, यहाँ SP है, फिर इतना में ख़रीदा फिर इतना में बेचा। फाइनल जो गुना करके यहाँ पे लाते हो ना आंसर, ये आपका क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, और ये मतलब इनिशियल CP, ओरिजिनल CP, और ये आपका होता है फाइनल SP। यही चीज़ गौर की होगी आप। 1-2 क्वेश्चन जो भी मैं पहले बता चुका हूँ उसमें आपको ख्याल भी आया होगा कि यहाँ जो है इनिशियल ओरिजिनल CP होता है और ये फाइनल कितना में बेचा गया ये होता है। तो इसको याद रखना, ये इनिशियल वैल्यू होता है और ये आपका फाइनल वैल्यू होता है, याद रखोगे। तो यहाँ पूछा है इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, तो कॉस्ट प्राइस ये वाला है, तो ओरिजिनल मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है। बात समझ में आ रही है। और फाइनली वो बेचा कितना में, 54,000 में, तो ये वाला वैल्यू का दे रखा है यहाँ, फाइनल वैल्यू 54,000 दे रखा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे समझते जाओ। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे SP। पहले बोला है कि 10% लॉस पे बेचा, तो 10% का मतलब 10 का चीज़ लॉस पर बेचा, मतलब 1 का लॉस हुआ होगा, 1/10 है, मतलब 1 ऊपर वाला क्या होता है, लॉस, तो 9 में बेचा होगा। अगली बार बोल रहा है कि 20% गेन में बेचा, तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 है ना। 20% को अगर काटोगे तो 1/5 होगा ऐसे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 5 पे 1 का उसको फ़ायदा हुआ है। तो ज़रा देखो 5 है यहाँ पे CP, 1 का फ़ायदा हुआ है मतलब 6 में बेचा होगा, करेक्ट। अब इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, 10×5 = 50, और यहाँ पे रेशियो निकालना है। SP का कितना आएगा, यहाँ पे 9×6 = 54, यही आ रहा है। दोनों को रेशियो को काटो तो ये 25 हो गया और ये 27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखो ये फाइनल वाला वैल्यू है 27 रुपये SP है, लेकिन फाइनल ये बेचा गया है कितना में, 54,000 में। तो 27 आम का दाम 54,000, तो फाइनली बोला है क्या, 25 का दाम ओरिजिनल वैल्यू पूछा है। तो ओरिजिनल हमारे हिसाब से 25 है, तो इसके हिसाब से कितना होगा यही पूछा है। तो 27 का वैल्यू दिया है 54,000, तो 25 का वैल्यू कितना, 27 से इसको काटोगे तो आएगा 2,000, तो 1 का वैल्यू है 2,000, यहाँ से 2,000 आ गया, तो 25 का वैल्यू कितना होगा, 25 दूना 50,000। तो कार का दाम कितना था, 50,000।
ऐसे करके आपको निकालना था। बहुत शॉर्ट है, अगर आप इसको समझ गए, प्रैक्टिस कर लिए, बार बार देख लिए, तो मुझे लगता है कि आप इस मेथड को फॉलो करके एग्जाम में बहुत अच्छे कर पाओगे। सिर्फ आपको टर्म समझना है कि यहाँ वाला टर्म आता है इनिशियल कॉस्ट प्राइस और यहाँ वाला आता है फाइनल सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ मार्क प्राइस वाला चीज़ होता है डिस्काउंट वाला, तो यहाँ वाला इनिशियल मार्क प्राइस होता है और यहाँ पे फाइनल वाला सेलिंग प्राइस होता है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का। यहाँ पे क्या पूछा है, इसको भी इसी तरीके से देखेंगे। ज़रा देखो, बोला है कि एक मशीन का जो वैल्यू है, मतलब दाम है, कॉस्ट प्राइस है, वो 6225 है। वैल्यू का मतलब क्या, उतना में वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है उसका। फिर बोल रहा है कि उसका दाम घटते गया पहले 10% से, दूसरे साल घटा इसका 20% से, तीसरे साल घट गया इसका दाम 30% से। तो बोला है कि 3 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। इस चीज़ को ज़रा समझो कि क्या होगा इसका वैल्यू। तो ज़रा देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या करना है, CP लिख देना है हमेशा की तरह, रेशियो CP और SP। 10% है पहला साल, तो 10% को लिखते हैं 1/10। तो यहाँ 10 है, एक ऊपर वाला क्या हुआ, पहले साल घट गया है, घट गया तो ये B का कितना होगा, 9 रुपया, मतलब 10 का था, ये 9 रुपया इसका वैल्यू हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है 20%, 20% को लिखते हैं 1/5। तो 5 का था, 1 घट गया तो इसका दाम 4 रुपया हो गया। तीसरा साल क्या, 30%, 30% का मतलब 3/10 होगा। तो यहाँ पे 10 रुपया का सामान या इसका वैल्यू 3 ऊपर वाला घट गया तो बचा कितना, 7 रुपये का, इसका वैल्यू 7 रुपये। तो टोटल इसका इनिशियल वैल्यू कितना था, सबको गुना करो तो 10 दें 100 और 5 500 हो गया यहाँ पे। और इसको कैसे करोगे, 9 सत्ते 63 इंटू 4, तो 63 इंटू 4 करोगे तो यहाँ कितना होगा, 9 सत्ते 63 इंटू 4, 4 तिया 12, 2 बाकी हाथ 1 और 6 चौका 24 और 1 25, 252 रुपया। तो शुरू में इसका वैल्यू था 500 रुपया, घटते घटते 3 बार घटते घटते ये 252 रुपया हो गया। लेकिन बोला है कि नहीं, शुरू का इसका वैल्यू था 6250 रुपया, तो 500 आम का दाम है 6250, तो पूछा है कि फाइनल 252 का वैल्यू कितना होगा। तो इसको काटो, तो देखो 1 0 से 1 0 काटो, 25 से काटो, 25 दूना 50 और 25 25 से 625, ठीक है। तो 2 का वैल्यू यहाँ पे 25 आया, तो 1 का वैल्यू 12.5 आएगा। तो 252 में से 12.5 को क्या करना है, गुना करना है। अगर ये इसको आपको लेंथी लग रहा है तो मैं इसके लिए देखो आसान कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको क्या करना है इसको, अच्छा यहाँ पे CP क्या आया था, 500 आया था, और यहाँ पे SP कितना आया था आपका, तो SP आया था यहाँ पे कितना, 252 आया था। तो इस रेशियो को काटो पहले, तो इसको काटते हो तो यहाँ पे 250 आता है और यहाँ पे 126 आता है। फिर से काट दो इसको, फिर से काटोगे तो इसका कितना आता है, 125 आता है, और इसको 2 बार में जाएगा तो ये कितना होगा, 50 और 13 63 होगा, ठीक। तो पूछा है 63 का वैल्यू, 125 का वैल्यू 6250 यहाँ पे दे रखा है, तो 125 का वैल्यू दिया है 6250। तो 5 से काटो इसको, 5 से 25 से काट दो, तो 25 से काटते हो तो 25 25 25 से मतलब 5 बार में, 25 से इसको काटते हो 25 25 से 625 मतलब 250। 5 को फिर इससे काटो तो कितना हो गया, 5 25 50। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, 50। 1 का वैल्यू 50 आ रहा है, तो 63 का वैल्यू पूछा है तो कितना होगा, 63 गुने 50। तो 10 से गुना करते हो तो 630 आता है, और अगर तो 5 से करोगे तो कितना होगा, 300 का 600 का आधा 300 और फिर 15 315 ऐसे कुछ आ रहा है, और फिर 1 0, तो 3150 रुपया इसका क्या आ गया। एक कैलकुलेशन का पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैं बता ही दिया हूँ। तो 3150 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो समझ गए कैसे करना है, कहाँ किसको इनिशियल वैल्यू मानना है, किसको फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हम लोग अपने तरफ से कुछ लाए थे, यहाँ पे 125 लाए थे, फाइनल वैल्यू 63 लाए थे, लेकिन इनिशियल वैल्यू दे रखा था, फाइनल वैल्यू पूछा था घट के कितना हो गया। तो 125 का दाम था 6250, क्वेश्चन में ही दिया, पूछा है 63 का वैल्यू कितना होगा, तो आराम से निकाल लोगे, है ना। 5 आम का दाम इतना, तो 10 आम का दाम कितना, यही तो है सारा। क्वेश्चन नंबर 65, ये ज़रा देखो, इसको मैं 2 मेथड से आपको बताऊँगा। लास्ट में जो मेथड बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी होगा आपके लिए, लेकिन दोनों मेथड सीख लो, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को मैं देना अच्छा समझता हूँ। बाद के क्लासेस में मैं सारा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, जो भी अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, जो अच्छा लगेगा वही मैं सिर्फ आपको बताया करूँगा।
अब ज़रा देख लो, यहाँ पे पूछा है कि एक गांव का टोटल पॉपुलेशन 25,000 है, उसमें से 1/5 मतलब 1/5 इस टोटल का क्या है, फीमेल हैं, रेस्ट आर मेल्स। बोला कि उन मेल्स में से भी 5% क्या है, अनएजुकेटेड है, और जो भी फीमेल हैं वहाँ पे उसके 40% अनएजुकेटेड हैं। तो पूछा है कि टोटल परसेंटेज बताओ एजुकेटेड का। इसको 3-4 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन 2 मेथड, पहला बेसिक, दूसरा जो बहुत ही शॉर्ट होता है उसको मैं बताऊंगा। ज़रा देखो, सबसे पहली बात कि टोटल पॉपुलेशन 25,000 है, बिल्कुल। तो यहाँ बोला 5% मेल्स जो है वो क्या है, अनएजुकेटेड है। अच्छा, पहले ये वाला सॉल्व कर लो। 1/5 फीमेल है, तो एक बात बताओ, फीमेल कितनी हो गई, 25,000 का 1/5 करेंगे तो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 5,000 फीमेल हो गई। 25,000 टोटल है, फीमेल 5,000 है, तो बच कितना गया, मेल 20,000, क्योंकि टोटल 25,000 है। अब ज़रा देखो, यहाँ कह रहा है कि 5% ऑफ मेल्स जो है वो अनएजुकेटेड है, लेकिन पूछा है एजुकेटेड का, तो 5% अनएजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितना बच गया, एजुकेटेड आपका 95% बच गया। किसका, मेल का बोला है, तो मेल का 95% क्या हो गया, एजुकेटेड। फीमेल का एजुकेटेड परसेंट कितना होगा, क्योंकि 40% महिलाएं जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, तो बच कितनी गई, 60%, तो 60% एजुकेटेड होगी, तो इसका 60% निकाल दो। 2 से 2 जीरो यहाँ ले जाओ, 2 से 2 जीरो यहाँ। अब यहाँ कितना हो गया, 6×5 = 30 हो गया, और 2 जीरो और हैं, 3,000। और टोटल अभी निकाल रहे हैं मेल और फीमेल का कि कितने एजुकेटेड हैं। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 95 दूना कितना हो जाता है, 9.5 × 2 19 हो गया, और आपका 1 जीरो यहाँ, और जी हाँ 95 दूना 190, और फिर 1 जीरो और 1900, है ना। तो 3,000 ये हैं कौन, पुरुष लोग, और आपका ये जो महिला लोग हैं, नहीं ये पुरुष हैं, ये महिला हैं, मतलब 3,000 मेल और 1900। इसको सही कैलकुलेट किया हो ना, 2 से 2 जीरो कट गया। 95 दूना कितना होता है, 95 दूना 5 दूना 10, 9 दूना 18, 190, करेक्ट। अब 20,000 है ना जी, मेल कितना निकला है, मेल निकला है आपका 20,000, तो यहाँ पे 19,000 हो जाएगा, 19,000। तो टोटल लोग कितने एजुकेटेड हैं, टोटल एजुकेटेड 19,000 और 3,000 कितना हो गया, 22,000। 9 3 12, 22,000 टोटल एजुकेटेड है, 22,000। लेकिन पूछा है कि आपको निकालना है क्या, परसेंटेज। तो टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज निकलेगा, टोटल परसेंटेज का पूछेगा यहाँ। तो 22,000 टोटल हैं, और लेकिन टोटल पॉपुलेशन है 25,000, तो 25,000 को ओरिजिनल वैल्यू है तो नीचे रख दो और 100 से गुना कर दो, यही इसका परसेंटेज निकल जाएगा। 2 से 2 जीरो यहाँ पे गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से इसको अगर काटते हो तो 25 अट्ठे 200, और फिर 2 बच गया, 25 अट्ठे 200, 88% इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ बेसिक मेथड से, लेकिन इससे अगर बचना है, इतने कैलकुलेशन से बचना है, तो आप जो ये वाला पोर्शन है इतना दूर, इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ परसेंटेज से निकाल सकते हो। परसेंटेज मेथड बोलें चाहे रेशियो मेथड बोलें, रेशियो नहीं, ये परसेंटेज मेथड बोल सकते हो इसको। ज़रा देखो क्या है ये, कैसे निकालेंगे इसको, इसको ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि 5% मेल जो है वो अनएजुकेटेड है, ठीक। तो यहाँ पे मैं मेल की संख्या लेता हूँ, टोटल कितना मेल है ये यहाँ लिखेंगे, और फिर से इसको लिख देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं मेल लिखता हूँ कि मेल कितने हैं, यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितने एजुकेटेड हैं, क्योंकि एजुकेटेड पूछा है। तो मेल बताओ, मेल का कितना परसेंटेज दिया, 5%। 5% को 1/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। तो टोटल अगर 20 पुरुष है, उसमें से 5% क्या दिया है, अनएजुकेटेड का, तो 20 में से एक जो है वो क्या है, अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड कितने बच गए, 19 बच गए 19। फीमेल जो है, फीमेल का परसेंटेज 40% दिया है कि क्या है, अनएजुकेटेड। तो 40% को क्या लिख सकते हैं, ज़रा बताओ। 40% को आप लिख सकते हो 2/5 लिख सकते हो, मतलब 5 अगर महिलाएं हैं, 5 यहाँ पे 2/5 है, 5 टोटल महिलाएं हैं और 2 अनएजुकेटेड है, परसेंटेज वाला है अनएजुकेटेड। तो बच कितने गए, 3 महिलाएं ऐसी बच गई, 5 में 2 चला गया, तो 3 महिला ऐसी बच गई जो एजुकेटेड है, ठीक। तो बताओ मेल और फीमेल को ऐड करके टोटल
कितना हो जाएगा ये गुना करने वाला रेशियो मेथड मत समझ लेना, ये टोटल करना है यहाँ पे मेल और फीमेल के। तो टोटल कितने हैं? 25 हैं। टोटल मेल और फीमेल संख्या कितना है? 25 है। लेकिन एजुकेटेड का संख्या कितना है? 19 और 3 22 है। ठीक, अब बोला है कि टोटल एजुकेटेड तो 22 आ गया, तो बताओ कितना परसेंटेज है? तो उस गांव में टोटल 25 लोग हैं, 22 लोग क्या हैं? एजुकेटेड। तो कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल वैल्यू 25 है, 25 इसका क्या निकालना है आपको? परसेंटेज। 25 चौका 100, 22 चौका 88, 88% लोग क्या हैं? एजुकेटेड हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये मेथड ज़्यादा बेहतर है पिछले वाले से, इसको भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँगा, जो भी मॉडल सेट आएंगे आगे, उसमें मैं वही बताऊंगा जो बेस्ट है आपके लिए, बेसिक ना के बराबर बताऊंगा, ताकि आपका टाइम बचे और मैं भी इतना एनर्जी जो जा रहा है मेरा वो थोड़ा सा बचे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में ज़रूरी भी होता है कि आपको मैं तरीके बताऊं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में अगर आपको देखने को मिले तो आपको क्या नहीं करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको डायरेक्ट जो मेथड यूज़ करना है उसी को फॉलो करना है। इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। मेल का बोला है 5%, इधर वाले नहीं यूज़ करने हैं। 5 सिर्फ प्रतिशत को यूज़ करना है, जो परसेंट दिया है उसी को यूज़ करना है। 5% का मतलब 1/20, 1/20 मतलब 20 है टोटल, उसमें से एक क्या है? अनएजुकेटेड, क्योंकि परसेंटेज अनएजुकेटेड वाला दिया था, लेकिन निकालना एजुकेटेड में है तो एजुकेटेड वाले को निकाल रहा हूँ। 20 में से एक चला गया, 19 बच गया। फिर 40% फीमेल है क्या? अनएजुकेटेड। तो टोटल 5 हैं, उसमें से 2 अनएजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड कितनी बच गई? 3, 5 में 3 बच गई। तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन गांव का कितना है अभी? 25, लेकिन टोटल 25 में से 22 लोग क्या हैं? एजुकेटेड हैं। तो ये 22 लोग एजुकेटेड हैं, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 22/25 × 100 करेंगे, 88% हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये ज़रा देख लो क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये कह रहा है, अ गन इज़ फायर्ड ऑन बोर्ड अ शिप एट सी and an echo is heard from a cliff after the lapse of 9.6 seconds. The velocity of sound is 1100 feet per second. The distance of the cliff from the ship is। देखो क्या कह रहा है, मान लिया जाए ये आपका बोट है, ऐसे करके कुछ बनाते हैं, ये बोट है, यहाँ से एक बंदा खड़ा होकर के क्या कर रहा है? यहाँ से एक गन लेता है और ठाई ठाई की आवाज़ लगाता है। फिर यहाँ पर एक क्लिफ है, क्लिफ कहने का मतलब यहाँ पे कोई एक पहाड़ है, ठीक, एक चट्टान है बहुत बड़ा, इससे टकराता है, फिर वापस इसको सुनाई देता है कितने सेकंड के बाद? 9.6 सेकंड के बाद। तो बताओ ये साउंड पहले यहाँ से निकला होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर वापस यहाँ आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है ये मुझे बता दो। ये पूछा है कि डिस्टेंस सिर्फ पूछा है, डिस्टेंस को अगर इस व्यक्ति से और क्लिफ के बीच अगर डी मान लें, डिस्टेंस डी है, ये डी का वैल्यू पूछा है, लेकिन ये साउंड यहाँ तक गया, एक बार डी गया, एक बार वापस डी आया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2D डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब ये समय लगाया है 9.6 सेकेंड का, जाने और आने दोनों का। फिर क्या स्पीड यहाँ पर दे रखा है, तो स्पीड का फार्मूला बता दो। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बटा टाइम होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे स्पीड क्या दिया है? 1100। डिस्टेंस मुझसे पूछा गया है, तो डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कवर टोटल कितना किया है? 2D, इसलिए यहाँ पे 2D देना है। और टाइम कितना लगाया है? 9.6 सेकेंड। कितना में? 2D को कवर करने में। ठीक है, तो अब जरा D का वैल्यू पूछा था आपसे, तो D का वैल्यू बता दो। यहाँ पर देखो क्या करोगे, सिर्फ कैलकुलेट ही तो करना है। 2D का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होगा आपका, 2D से इसको काट दो, 4.8 हो गया, 48। यहाँ सिर्फ D बचेगा आपका, तो D का वैल्यू कितना हो गया? 1100 × 4.8, मतलब एक जीरो हटा दो और पॉइंट भी हट जाएगा आपका, तो कितना हो गया? ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, बड़ा बड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, तो 110 × 48, फिर क्या करो, गुना करो 48 को 11 से, तो यहाँ 48 लिखो, फिर यहाँ 48 लिखो, एक जीरो देना बाकी है, 8 4 12 और फिर यहाँ 5, फिर एक जीरो, तो 5280 हो जाएगा क्या इसका आंसर? तो 5280 इसका फीट आंसर होगा, सेकंड नंबर। ठीक, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था स्पीड का, अगर याद रखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस दो गुना कवर कर रहा है, डबल कवर कर रहा है, तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना था आपको। अब बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बोला है कि हमारे पास मूलधन इतना है,
4 साल में ये रुपया बढ़ के इतना अमाउंट हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगर रेट को 1% से इंक्रीज़ कर दिया जाए तो सेम सम, मतलब ये 2400 रुपया, सेम सम का मतलब वही वाला मूलधन कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा ये 1% से अगर बढ़ा दें तो ज़रा देखो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। अभी रेट निकाल लो तभी तो पता चलेगा कि 1% बढ़ाने पे वो कितना परसेंट निकालने को बोल रहा है। तो 2400 से आपका हो गया 3264, तो कितना बढ़ गया 864 रुपया बढ़ गया। कितना में से 4 साल में, मतलब ये क्या है इंटरेस्ट है आपका 864 रुपया, कितना में 4 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, काट दो, 4 दूना 8 हो गया, 4 एकम 4 और 2 4 छक 24, 216 रुपया पर साल उसको क्या मिला, पर साल उसको इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट का रेट क्या हो जाएगा ये बता दो। तो 216 रुपया था 1 साल का, टोटल अमाउंट था 2400 रुपया, ठीक। तो रेट क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर दो इसको, 100 से गुना कर दिए, 2 से 2 जीरो गया, 24 इसको काट दो, 6 से काटो, 6 तिया 18 और यहाँ बच कितना गया 18 2 3 और 36, मतलब 6 छक 36, 6 चौका 24, इसको काट दो, 9 चौका 36, 9% रेट था पहले। कितना रेट था 9%। अभी बोला है कि रेट हम बढ़ा करके कर दिए हैं, 1% ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो कितना हो गया 10%। तो बोला है कि बताओ 2400 रुपया 4 साल में कितना अमाउंट बन जाएगा, ये पूछा है आपसे। तो बताओ 2400 का 10%, 4 साल में 10% में 100 नीचे भी लिखना पड़ेगा, 4 साल में कितना अमाउंट होगा, तो इतना ही अमाउंट होगा आपका, ठीक। ये इंटरेस्ट निकला, ये इंटरेस्ट निकलेगा आपका। इंटरेस्ट को फिर 2400 में ऐड करना होगा तो अमाउंट बन जाता है 2020 काट दो, 24 चौका कितना होता है 96, तो 960 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया टोटल 4 साल में। तो अमाउंट कितना होगा, 2400 में 960 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 2400 में 960 जोड़े तो 0, 6 9 4 9 4 13 के 3, बाकी हाथ 1 और यहाँ पे 2, मतलब 2303 होगा ना, 2 1 3 3360 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। बहुत आसान था, कोई खास नहीं था। अब 68 नंबर की बात करते हैं। देखो 69 और 70 इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो डेटा इंटरप्रिटेशन से, DI से, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे वगैरह के एग्जाम में। सिर्फ बैंकिंग में बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से ही कर लेना। 68 नंबर में बता देता हूँ क्या है। ये पूछा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपया मूलधन है, एक 1331 बनने में 10% के रेट पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना टाइम लगाएगा ये 1331 होने में। अगर आपको पता है कि 10 का क्यूब है और अगर आपको पता है कि ये 11 का क्यूब है और 10% दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्यूब आया है ना, तो यही इसका आंसर हो जाता है 3 साल। अगर क्यूब आपको ख्याल रहते तो, नहीं ख्याल है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ क्या करना है। पहले आपको यहाँ प्रिंसिपल लिखना है, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। रेट कैसे बढ़ रहा है 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 रुपया प्रिंसिपल था, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, अमाउंट कितना हो गया 11। फिर दूसरे साल में भी निकालेंगे 10, फिर हो जाएगा 1/11। मतलब ये तब तक हमें जारी रखना है इस चीज़ को लिखते हुए जब तक कि आपको प्रिंसिपल ये ओरिजिनल वाला 1000 ना मिल जाए और ये अमाउंट आपका टोटल 1331 ना मिल जाए। तो एक बार और करके अभी करेंगे तो 100 ही मिलेगा आपको, 100 मिलेगा और यहाँ पर 121 मिलेगा। इसलिए क्या करना है आपको तब तक करते जाना है 10% को जब तक आपको 1000 ना मिल जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बार गुना कर रहे हैं तो 1000 यहाँ पे मिल जा रहा है। यहाँ पे फिर यहाँ 11 होगा, 1 से बढ़ के 11 का क्यूब 3 बार गुना करेंगे 11 को तो फिर 1331 आता है। तो कहने का मतलब ओरिजिनल चीज़ हमको 1000 और 1331 कब मिल रहा है, जब हम 3 बार कर रहे हैं। 3 बार कर रहे हैं मतलब क्या, 3 बार का मतलब क्या होता है, 3 बार का मतलब ही होता है 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। बहुत मेहनत किया हूँ मैं आप लोगों के लिए, बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया, बहुत कुछ बता दिया। नेक्स्ट क्लास से शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा और कम टाइम में बताने की कोशिश करूँगा, जितना भी कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ। अब ज़रा देख लो, PDF के लिए आपको त्रिगीतम चैनल पे ज्वाइन करना है। सिर्फ त्रिगीतम सर्च करोगे ये ग्रुप मिल जाएगा। और जिसको भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना हो, चाहे UPSC का CAPF का एग्ज़ाम हो, EPFO का एग्ज़ाम हो, या फिर CDS का एग्ज़ाम हो, या फिर CGL का एग्ज़ाम हो, SSC CGL का, बैंकिंग का, कोई भी एग्ज़ाम हो। रेलवे में फ़िलहाल तो नहीं पूछ रहा आपसे वोकैबुलरी, शायद फ्यूचर में पूछते, पैटर्न चेंज हो सकता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लग रहा है। तो अगर आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग सीखने हैं मेरे से पर्सनली, बहुत ही
बेहतरीन तरीके से मैं 9 मंथ्स का टाइम लगा करके आपको सिखाता हूँ। 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है और 3 महीने सिर्फ रिवीजन चलते हैं। और ये मत सोचो कि मैं पेड कर रहा हूँ, ये पेड नहीं है, मैं पर्सनली जो गाइड कर रहा हूँ उसका चार्ज है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी वीडियो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ वो जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो जो डले हुए हैं आपके चैनल पे, त्रिगीतम चैनल पे, उसी को रिकमेंड करता हूँ प्लेलिस्ट बना करके। वो पब्लिक में नहीं किया हूँ, उसको मैं हाइड करके रखा हूँ। पब्लिक में सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन जो प्लेलिस्ट वाइज बना हुआ है उसको मैं थोड़ा सा हाइड किया हूँ, ताकि ज़्यादा हौच पौच ना लगे आपके चैनल देखने में, है ना। उससे बचने के लिए मैं सिर्फ ये क्या किया हूँ, हाइड करके रखा हूँ। और जो भी लोग इसको ज्वाइन करते हैं उसको मैं सेंड करते रहता हूँ टास्क वाइज, कि एक वीक में ये वाला टास्क कंप्लीट करो, उसी के टास्क में से ऑनलाइन टेस्ट होंगे। और बहुत बार रिवाइज करवाता हूँ। हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। चाहे किसी भी चीज़ को लर्न करो, बार बार रिवाइज करो। तो इस पर मुझे व्हाट्सअप करो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आज मैं बहुत थक गया हूँ और नेक्स्ट क्लास में कल भी लाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।